नमस्कार, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। अभी तक आप पढ़ चुके हैं ओटी आईसीयू इमरजेंसी की 2 क्लासेस। उम्मीद करता हूँ आपको वो समझ में आई होंगी और पसंद भी आई होंगी। आज हम पढ़ते हैं ओटी आईसीयू इमरजेंसी का 3rd पार्ट। आप सोच रहे होंगे कि कब से लगा पड़ा है, ये ओटी इमरजेंसी खत्म ही नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ, ओटी इमरजेंसी खत्म हो ही नहीं रहा है, अभी और चलने वाला है। आज जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं ओटी इमरजेंसी में। अब हमने देखा था पार्ट 2 के अंदर के कुछ स्केल चल रहे थे, जिसके अंदर हमने कुछ स्केल पढ़े थे। आगे हम दोबारा से फिर कुछ और स्केल पढ़ने वाले हैं, और जो आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। उनमें से नेक्स्ट आता है आपका जीसीएस स्कोर। आप पढ़े होंगे ग्लासगो कोमा स्कोर क्यों जो है वो क्यों यूज में लिया जाता है। जीसीएस के नाम से जानते हैं या ग्लासगो कोमा जिसे आप कहते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल जिसे आप कहते हैं। अच्छा, ये होता क्या है, ये किसी भी पर्सन के अंदर कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए जो है यूज में लिया जाता है। किसी भी व्यक्ति में, किस व्यक्ति में, मोस्टली उन लोगों में जिनमें क्या हुई हो, इंजरी हुई हो। अच्छा, इंजरी किस चीज की, तो मोस्टली उन लोगों के अंदर जिनके अंदर ब्रेन इन्वॉल्व हो इंजरी में मोस्टली। तो हम ये देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे कि ब्रेन की कितनी इंजरी हुई है, तो पर्सन जो है वो कॉन्शियस है या नहीं है, ये करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ग्लासगो कोमा स्केल या जिसे आप जीसीएस स्कोर बोलते हैं। इसके अंदर 3 चीजें आती है, ई, अच्छा कहाँ गया वो, ओके, इसके अंदर 3 चीजें आती है, ई, वी और एम। ईवीएम नाम से हम जो इसको याद रखते हैं, ई फॉर आई, वी फॉर वर्बल, एम फॉर मोटर। तो 3 प्रकार से हम इसको याद रखते हैं, जिसमें कि आई ओपनिंग और जो वर्बल ओपनिंग है और मोटर रिस्पॉन्स है, इनका कुछ स्कोर इस प्रकार से होता है। आई का जो है वो 4 होता है, वर्बल का जिस प्रकार से मैक्सिमम 5 होता है, और मोटर का मैक्सिमम जो है वो 6 होता है। ये आपको याद रखना है। देखेंगे जरा कि जैसे पहले हम बात करते हैं आई ओपनिंग की। किसकी बात करते हैं, आई ओपनिंग की। कि आई ओपनिंग जो है, आई ओपनिंग जो है क्या स्पॉन्टेनियस हो रही है। स्पॉन्टेनियस का मतलब अगर अपने आप वो आंखें खोल रहा है, आपने आवाज लगाई, अरे ओ भाई श्यामलाल, उसने आंखें खोल ली, हाँ हाँ भाई क्या हो, समझ लो फुली कॉन्शियस है। अगर वो साउंड को लेकर के, जैसे आपने ताली बजाई, चुटकी बजाई और उसने आंखें खोली, साउंड को लेकर के हो रहा है, तो कितने आते हैं, 3 नंबर आते हैं। अगर आप उसे प्रेशर दे रहे हैं इस प्रकार से, तो हम बोल सकते हैं कि ये 2 नंबर आ रहे हैं इसके। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, मतलब इस प्रकार से आंखें खोल रहे हैं, मतलब बेसिकली अगर आप आवाज दे रहे हो जब आंखें खोल रहा है, या साउंड से आंखें खोल रहा है, या जो है प्रेशर या पॉइंट लगाने से आंखें खोल रहा है। इसके अलावा अगर किसी बात से जो है इन ऊपर वाली बातों से आंखें नहीं खोल रहा है, तो हम बोलते हैं कि उसको 1 नंबर दिया जाएगा। अब वर्बल की बात करते हैं। पहले ओरिएंटेड, फुल्ली ओरिएंटेड है व्यक्ति। ओरिएंटेशन क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है कि जब आप अपने सराउंडिंग को जानते हैं कि सराउंडिंग में चीज क्या है। तो अगर व्यक्ति क्या है, फुली ओरिएंटेड है, तब हम उसको 5 नंबर देते हैं। अगर वो कंफ्यूज्ड है किसी चीज को लेकर के, जैसे मान लीजिए पड़ा, मतलब नीचे एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होते ही नीचे गिरा, गिरते ही क्या हुआ, जब हमने उसको उठाया कि भाई क्या है, तो वो ऐसे उधर उधर देख रहा है कि यार क्या हुआ, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। अगर वो कंफ्यूज्ड है कि तुम लोग कौन हो, मैं यहाँ कैसे पहुंच गया, तो समझ जाओ उसको कंफ्यूजन है, 4 नंबर। फिर हम देखते हैं वर्ड्स। अगर वो अब वर्ड्स निकाल रहा है पूरी तरह से, है ना, क्यों, कैसे, कौन, जैसे आपने पूछा कि भाई तुम कौन हो, कौन हूं मैं, अगर वर्ड्स निकाल रहा है तो समझ जाओ 3 नंबर है। कंफ्यूजन भी साथ में है, ओरिएंटेशन भी जो है वो नहीं है। इसके अलावा अगर सिर्फ साउंड निकाल रहा है, आ कर रहा है, तब हम देते हैं उसको 2 नंबर। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहा है, किसी प्रकार का कोई वर्बल रिस्पॉन्स नहीं है, तब हम 1 नंबर देते हैं। फिर आता है अगर कमांड को फॉलो कर रहा है। कमांड का मतलब यह है कि भाई अपना हाथ उठा, उसने अपना हाथ उठा लिया, चलो मुंह खोलो, उसने अपना मुंह खोल लिया, चलो आंखें बंद करके दिखाओ, आंखें बंद कर दिया, चलो दोनों हाथों से ताली बजा के दिखाओ। अगर वो फुली कमांड को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, समझ जाओ इट्स ओके, 6 नंबर देंगे। अगर लोकलाइज दे करके, जैसे मान लीजिए हाथ पे आपने ऐसे मतलब ऐसे पिंच किया और वो हाथ को ऐसे हिला रहा है, लोकलाइज अगर हो रहा है, मतलब लोकलाइज रिस्पॉन्स कर रहा है, तो उसको हम क्या देते हैं, 5 नंबर देते हैं। फिर आता है नॉर्मल फ्लेक्शन। अगर वो नॉर्मल फ्लेक्शन कर रहा है, नॉर्मल फ्लेक्शन कैसे होता है कि आपने यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई चीज करने की कोशिश की, ऐसे मतलब उसको चुभोया कोई चीज, जैसे मान लीजिए पेन आप चुभो रहे हो, और वो इसी हाथ को ऐसे लेके आ रहा है इसको दूर करने के लिए, इसको दूर करने के लिए, मतलब हाथ तो सीधा था, अब वो लेके आ रहा, फ्लेक्शन कर रहा है। ये होता है नॉर्मल फ्लेक्शन। किसी पॉइंट पे जब हम क्या करवाते हैं, उसको स्टिमुलाई देते हैं, तब वो किसी हाथ, अपने हाथ से फ्लेक्शन करने की कोशिश करता है, तब हम उसे बोलते हैं नॉर्मल फ्लेक्शन। ओके, तो ये किसी स्टिमुलेशन की वजह से, ये फ्लेक्शन किसकी वजह से, किसी स्टिमुलेशन की वजह से। इसके बाद में अगर हम एक्सटेंड सॉरी अबनॉर्मल फ्लेक्शन की बात करते हैं। अबनॉर्मल फ्लेक्शन कैसे होता है, तो अबनॉर्मल फ्लेक्शन जो है इस प्रकार से होता है, इसे हम डिसर्बरेट बोलते हैं या डिसर्बरेट बोलते हैं।
सॉरी डीकोर्टिकोइड बोलते हैं, डेसेब्रेट नहीं सॉरी डीकोर्टिकोइड, इसे हम क्या बोलते हैं डीकोर्टिकोइड। इस प्रकार से हाथ जो है व्यक्ति के यहाँ पे चेस्ट पे चिपके रहते हैं, तो ये होता है डीकोर्टिकोइड पोजीशन। इसके बाद में आता है एक्सटेंशन, इसे बोलते हैं डेसेब्रेट पोजीशन। इसमें व्यक्ति के हाथ जो है अपनी बॉडी के साथ में और जो है पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है और दोनों हाथ इस प्रकार से हो जाते हैं बॉडी के साथ में, ये होता है हमारा अबनॉर्मल एक्सटेंशन। अगर इस प्रकार से देखने को मिल रहा है मतलब कि कहीं ना कहीं मेडुला ऑब्लिंगेटा या जो आपका मिड ब्रेन है या जो आपके पोन्स है वो कहीं ना कहीं क्या हुए हैं, डैमेज हुए हैं। ओके, लास्ट में आता है नन। नन यानी कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सॉरी कोई भी प्रॉब्लम क्या मतलब किसी भी प्रकार का कोई मोटर का रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये हम इस प्रकार से स्कोरिंग करते हैं। अगर 13 से 15 के बीच में स्कोरिंग आ रही है 13 to 15 तब मतलब माइल्ड प्रॉब्लम है, माइल्ड है। अगर 9 to 12 प्रॉब्लम आ रही है तो 9 to 12 जो स्कोर आ रहा है हम बोल सकते हैं मॉडरेट कॉन्शियसनेस है। इसके बाद में सीवियर की बात करते हैं, 3 to 8 आ रहा है तो हम समझ जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, सीवियर हो चुकी है प्रॉब्लम, व्यक्ति जो है बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है। ओके, अगर 3 से कम हो तो 3 से कम हो तो नो 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 मतलब व्यक्ति की डेथ हो चुकी है। पता कैसे चलेगा, आप जो है उसके प्यूपिल्स से कर सकते हैं। आगे चलते हैं, ये आ गया जीसीएस के बारे में। नेक्स्ट आता है पीडियाट्रिक ग्लासगो कोमा स्केल, पीडियाट्रिक जीसीएस यानी कि पीडियाट्रिक के लिए इस्तेमाल होता है, छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है। बच्चे दो प्रकार के लिए गए हैं यहाँ पे, एक वो जो 1 साल से छोटा है, सॉरी 1 साल से बड़ा है, एक वो जो 1 साल से छोटा है। इसमें भी वही 3 चीजें हैं ईवीएम, इसमें भी 3 चीजें ही गिनी गई है ईवीएम। ओके, और ईवीएम के अंदर स्कोरिंग भी जो है हमारी क्या रहती है, सेम रहती है। जैसे ई की कितनी थी वहां पे 4, वर्बल की 5 और मोटर की 6, यहाँ पर भी सेम रहती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी करेक्टराइज जो है वो चेंज कर दिए गए हैं। जैसे कि अगर कोई बच्चा 1 साल से बड़ा है, उसकी आई ओपनिंग अपने आप हो रही है तब हम उसको क्या देंगे, 4 नंबर देते हैं। अगर वर्बल कमांड से हो रही है, कोई आवाज देकर के हो रही है आई ओपनिंग, तब हम उसको 3 नंबर देते हैं। अगर पेन से हो रही है तब हम उसको 2 नंबर देते हैं, और कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो 1 नंबर देते हैं। इसी प्रकार से सेम जो है वो 1 साल से छोटे बच्चे के लिए जो है इस्तेमाल होता है। लेकिन छोटे बच्चे में वर्बल कमांड से आंखें नहीं खुलती, छोटे बच्चे में चिल्लाने से जो है वो आंखें खुलती है। ऐसे कर दिया तो आंखें खुली, हाँ क्या है ना, तो चिल्लाने से अगर बच्चे की आंखें खुल रही है अगर 1 साल से छोटे बच्चे में, तब हम उसको 3 स्कोर देते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे ये चेंज है। इसके बाद में फिर देखते हैं मोटर रिस्पॉन्स। यहाँ पे मोटर रिस्पॉन्स पहले बताया है, वर्बल बाद में बताया क्योंकि इसका आगे करेक्टराइज होगा थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा डिफरेंशिएट क्रिएट किया जाएगा। तो मोटर रिस्पॉन्स में अगर वो कमांड को ओबे कर रहा है 1 साल से बड़ा बच्चा, तब हम उसको 5 नंबर देते हैं। लोकलाइज्ड पेन पे अपने हाथों को लेके जा रहा है ना, लोकलाइज्ड पेन ले रहा है या हम लोकलाइज्ड पेन पे जैसे हाथ दूर करने की कोशिश कर रहा है, तब हम बोलते हैं कि उसको 4 नंबर देंगे। अगर फ्लेक्शन विड्रोल वाला है, जैसे मैंने अभी तो बताया था फ्लेक्शन, जैसे हम यहाँ पे पॉइंट्स लगाते हैं और वो अपने हाथ को ऐसे ले जाकर दूर करने की कोशिश कर रहा है, हमने माथे पे ऐसे लगाया तो वो हाथ को ऐसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, तो ये है विड्रोल वाला फ्लेक्शन। इसके बाद में आता है फ्लेक्शन अबनॉर्मल, जिसे हम डीकोर्टिकोइड पोजीशन बोलते हैं, जिस प्रकार से बॉडी में रिजिडिटी आ जाती है। और फिर आती है आपकी डेसेरेब्रेट पोजीशन, जिसे हम बोल सकते हैं एक्सटेंशन अबनॉर्मल, जिसे बोलते हैं डेसेरेब्रेट। इसके अंदर भी इस प्रकार से होता है कि हाथ जो है सीधे रहते हैं बॉडी के साथ में, ऐसा लगता है आप सीधे लेटे हुए, लेकिन आपकी बॉडी जो है फुली स्टिफ होती है, पैर आगे की तरफ ऐसे मुड़े हुए और जो है हाथ ऐसे पीछे की ऐसे ऐसे इस प्रकार से मुड़े हुए, ऐसे बॉडी के साथ में लगे होते हैं, आपके हिप्स के साथ में से बराबर कमर के बराबर जाते हैं ऐसे, और आपके जो है हेड जो है इस प्रकार से पूरा स्टिफ रहती है बॉडी। ओके, तो ये एक्सटेंशन हमें देखने को मिलता है, तो इसके हम नंबर देते हैं A2। और अगर हमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा तब हम नंबर देते हैं 1। ये 1 साल से बड़े बच्चे की घटना है। 1 साल से छोटे बच्चे के अंदर भी सेम चीज आ रही है, कोई जो है वो अपने आप नहीं है, लेकिन वहां पे मोटर रिस्पांस के 5 नंबर किसके मिले थे, ओबे करने के। यहाँ पे 5 नंबर मिलेंगे जब अपने आप जो है मोटर रिस्पांस कर रहा है, बच्चा अपने आप खेल रहा है, ऐसे हाथ पांव चला रहा है। फिर आता है वर्बल रिस्पांस, ये यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे अगर 1 साल से बड़े बच्चे की बात कर रहे हैं तो 2 प्रकार के बच्चे हैं। 1 साल से बड़ा बच्चा एक तो है 5 साल से बड़ा, एक है 2 से 5 साल वाला बच्चा। पहले हम 2 से 5 साल वाले बच्चे की बात करते हैं कि ये अपने आप जो है वर्ड्स बोल पा रहा है, एप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहा है, जो कि सामने वाले को समझ आ रहा है, जैसे कि मम्मी, पानी, समझ में आ रहे हैं हमें कि बोल क्या रहा है। फिर आता है इनएप्रोप्रिएट वर्ड, डाडा, चाचा, कुछ भी अगर अभी तक बोल रहा है तो वर्बल रिस्पॉन्स थोड़ा सा अजीब है, या उसके हम 4 नंबर देते हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर इनएप्रोप्रिएट वर्ड्स हो गए, फिर आगे परसिस्टेंट क्राई और स्क्रीम, अगर लगातार रोते जा रहा है, परसिस्टेंट लगातार रोते जा रहा है, तो उसके हम 3 नंबर देते हैं। ग्रंट कर रहा है, ग्रंट क्या था
ये होती है ग्रंटिंग। अगर ये कर रहा है तो 2 नंबर, नो रिस्पॉन्स के 1 नंबर। इसी प्रकार से, इस प्रकार से हम 5 साल से बड़े बच्चे में अगर फुली ओरिएंटेड है, क्योंकि 5 साल से बड़ा हो चुका है तो ओरिएंटेड है। इसके अलावा डिसओरिएंटेड है तो उसके हम 4 नंबर देते हैं। इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज कर रहा है तब हम उसके 3 नंबर देते हैं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड है, इनकॉम्प्रिहेंसिबल मतलब कोई भी वर्ड्स बना रहा है उनको साथ में नहीं ला रहा और उन वर्ड्स का कोई मतलब ही नहीं निकला, आ चिक टाक टिक इस प्रकार से कुछ कर रहा है, चाइनीज टाइप की कुछ बोल रहा है अभी भी, या हम ये बोल रहे हैं इस प्रकार के वर्ड भी बोल रहा है, और ऐसे वर्ड्स जो कि वर्ड तो बोल रहा है लेकिन आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, या हम ये बोल रहे हैं कि पूरी लाइन नहीं बन पा रही है। ओके, जैसे कि यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स थे कि आपको समझ नहीं आ रहे थे, यहाँ पे जो है वर्ड्स बन ही नहीं पा रहे हैं। ओके, जो है इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड, जिसे आप समझ नहीं पा रहे हो कि भाई तू बोलना क्या चाहता है। उसके बाद में आता है नो रिस्पॉन्स, उसका हम 1 नंबर देते हैं। तो ये आ गई हमारे 5 साल से बड़े बच्चे की। अगर वो बच्चा 1 साल से 2 साल के बीच में, 23 महीने से छोटा हो, तब हम बात करते हैं। तो स्माइल या कू अपने आप कर रहा है, कू कू करता है, खिलखिलाहट, किलकारी जिसे आप कहते हैं। इसके अलावा बच्चा रो रहा है और कंसोलेबल है। कंसोलेबल मतलब आपने बच्चा रोया, आपने थोड़ा सा उसको सहलाया, बच्चा चुप हो गया, वो होता है कंसोलेबल। तो उसके 4 नंबर होते हैं। फिर आता है परसिस्टिंग इनअप्रोप्रिएट क्राइंग, ऐसे चिल्ला रहा है अजीब तरीके से, तब हम उसके 3 नंबर देते हैं। ग्रंट कर रहा है, एजिटेटेड है, रेस्टलेस है, तो 2 नंबर देते हैं। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो 1 नंबर देते हैं। तो ये हमारा क्या रहता है, पूरा का पूरा पीडियाट्रिक ग्लासगो कोमा स्केल रहता है। नेक्स्ट आता है हमारा, अच्छा मैंने आपसे एक मल्लम पट्टी स्कोर जो है मैंने आपको करवाया था, तो आपसे वहीं से मैंने क्वेश्चन जो है यहाँ पे पुटअप करना चाहूंगा। तो आप जो है ये खुद जो जाने, और बाद में जब भी आप देखें क्लास को, तो क्लास के अंदर कमेंट जरूर करें कि ये मल्लम पट्टी स्कोर कौन सा है, क्लास फर्स्ट का है, क्लास सेकंड का है, क्लास थर्ड का है, या क्लास फोर्थ का है, क्योंकि आप जो है सेकंड पार्ट के अंदर ये कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट स्कोर आता है आपका रिचमंड एजिटेशन सेडेशन स्केल। इसे हम रास के नाम से भी जानते हैं। ये RAAS वाला वो नहीं है, ये रेनिन एंजियोटेंसिन वो वाला नहीं है। ये जो है ये है रास स्केल। ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमें पता चल सके कि किसी पर्सन के अंदर सेडेशन कितना है। सेडेशन को देखने के लिए जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव 2 प्रकार के हम बोल सकते हैं स्केल इस्तेमाल होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो अगर अवेक है तो कितना अवेक है, अगर वो हम बोल सकते हैं ऑब्जर्व किया जा सकता है, अगर उसको टच से या वॉइस से अगर वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो कैसा कर रहा है, कितने पॉइंट दिए जाने चाहिए। तो उस प्रकार से हम जो है यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि पहले आता है कोई कॉम्बेटिव है। कॉम्बेटिव का मतलब होता है लड़ने वाला, मतलब लड़ने वाला। यहाँ पे लड़ने का मतलब ये है कि पूरा वॉयलेंट बिहेव कर रहा है। क्या कर रहा है, पूरा वॉयलेंट बिहेव कर रहा है, किसी के भी हम बोल सकते हैं कंट्रोल में नहीं आ रहा है, वॉयलेंट बिहेव कर रहा है। किसी भी स्टाफ के लिए जो है वो क्या हो सकता है, डेंजर हो सकता है। इमीडिएटली किसी को थप्पड़ मार सकता है, किसी को हो सकता है कोई सामान उठा करके मार दे, किसी के सर में कोई स्टाफ पकड़ने आए तो उसको थप्पड़ मार दे, वॉयलेंट बिहेव कर रहा है, तो उसके हम पॉइंट प्लस 4 नंबर देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो रेड स्कोरिंग हो रही है, नीचे की तरफ जा रहा है तो ग्रीन डार्क होता जा रहा है। रेड है मतलब कि हाईएस्ट पर्सन जो है वो सीवियर है हमारे यहाँ पे, ऑब्जर्वेशन जो है इसकी हमें कर रहे हैं। ओके, फिर अगर वेरी एजिटेटेड है, वेरी एजिटेटेड का मतलब क्या है, हम एंजियस बोल सकते हैं, और रेस्टलेस है लेकिन बहुत ज्यादा लेवल पे है, अराउजल बहुत ज्यादा है। तब हम देखते हैं कि क्या क्या देखने मिलता है। तो आपको पता कैसे चलेगा एजिटेटेड, इरिटेट हो उसका, जैसे कि मान लीजिए कि कोई पेशेंट है लंबे टाइम से बेड रिडन था और उसके कैथेटर डाला हुआ था या इंट्यूबेशन किया हुआ था। अब वो क्या कर रहा है कि लेटे लेटे इतना परेशान हो चुका है कि उसने अपने कैथेटर, अपने इंट्यूबेशन वगैरह को क्या कर दिया, निकाल करके बाहर फेंक रहा है। तब हम बोलते हैं कि ये वेरी एजिटेटेड है। फिर आता है एजिटेटेड। एजिटेटेड का मतलब क्या है कि थोड़ा सा एंजाइटी में है। कैसे है कि नॉन पर्पसफुल मूवमेंट कर रहा है, वेंटिलेटर से फाइट करने की कोशिश कर रहा है। नॉन वर्बल का नॉन जो हम पर्पसफुल की बात कर रहे हैं, जैसे कि आपने इंट्यूबेशन लगा रखी है, अब उसको इंट्यूबेशन को ज्यादा हिलाना फिराना नहीं होता, फिर भी क्या कर रहा है, इंट्यूबेशन लगे लगे कभी इधर करवट ले ली, कभी इधर करवट ले ली। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये होता है फ्रीक्वेंट नॉन पर्पसफुल मूवमेंट। इसके बाद में आती है एंजियस बट जो है रेस्टलेस, कि पर्सन सिर्फ रेस्टलेस है। इसमें क्या होता है, एंजियस होता है लेकिन मूवमेंट जो है इतनी एग्रेसिव नहीं होती, विग्रेस नहीं होती। तो ये हम बोल सकते हैं कि पर्सन क्या है, रेस्टलेस में होता है। तो इसका मिलता है +1। नेक्स्ट आता है जीरो। जीरो यानी कि अलर्ट है, पूरा काम है। ये होते हैं बढ़िया वाले मरीज, चुपचाप दवाई देते हैं तब ले लेते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं, जो प्रोसीजर करना आके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कोऑपरेट अपना, कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये होते हैं अलर्ट एंड काम वाले। अपने आप जो है अटेंशन देते हैं किसको, केयर गिवर को। स्टाफ जो आया पूरा ध्यान देंगे उस पर, है ना। -1 किसको देंगे, जो ड्राउजी है। अच्छा, इसमें हम वॉइस से और टच से पता करेंगे, ये भी चीज है। ऊपर वाले जो पॉइंट हम पता कर रहे थे, ऊपर वाले जो 5 पॉइंट थे, ये तो हम ऑब्जर्वेशन से देख रहे थे कि पेशेंट दिख कैसा रहा है। अब हम वॉइस से पता लगाएंगे कि पर्सन कैसा है। जैसे कि ड्राउजी है, कि अलर्ट नहीं है, ये अलर्ट नहीं है, या आप उससे बात कर रहे हैं तो वो लगातार आपसे बात करने की कोशिश नहीं कर पा रहा है, आप पे फोकस नहीं कर पा रहा, आपकी बातों पे, या जो है ज्यादा देर तक जाग के नहीं रह सकता, आंखें खोली थोड़ी देर जागा फिर वापस आंखें बंद हो गई। तो ये होता है आई
ये देखिए आई ओपनिंग, आई कॉन्टेक्ट जो है वो ज्यादातर नहीं हो सकता। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं 10 सेकंड से ज्यादा जो है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, जो है अवेकनिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगी। ओके, इसके बाद में लाइट सेडेशन की बात करते हैं, तो -2 नंबर देते हैं लाइट सेडेशन कि ब्रीफली अवेक है, आई कांटेक्ट बना सकता है, आवाज दोगे तब कितना, 10 सेकंड से कम तक। फिर आता है मॉडरेट सेडेशन कि अब सेडेशन की तरफ जा रहा है। ओके, मूवमेंट और आई ओपनिंग टू वॉइस, जब आप जो है मूवमेंट करते हैं या कोई जो है वॉइस देते हैं तब वो थोड़ा बहुत आई ओपनिंग कोशिश करता है, लेकिन कॉन्टेक्ट नहीं कर पाता आई कॉन्टेक्ट। फिर आता है डीप सेडेशन, अब पर्सन जो है डीप सेडेशन में जा चुका है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है वॉइस का, लेकिन मूवमेंट जो है वो थोड़ी बहुत हम बोल सकते हैं प्रेजेंट है, कोई किसी प्रकार का रिस्पॉन्स नहीं है वॉइस को। फिर आता है अनअराउजेबल, अनअराउजेबल मतलब अब आप फिजिकल स्टिमुलेशन भी दे रहे हो तो भी किसी प्रकार का क्या नहीं कर रहा है, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। ये हम एजिटेशन स्केल देखते हैं क्या देने के बाद, एनेस्थीसिया देने के बाद। किसके देने के बाद देखते हैं, एनेस्थीसिया देने के बाद। तो कैसा आपको दिख रहा है व्यक्ति एनेस्थीसिया देने के बाद में कैसा जाता है, तो ये हम क्या करते हैं, रिचमंड एजिटेशन सेडेशन स्केल जो है देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रामसे सेडेशन असेसमेंट स्केल कि इसमें व्यक्ति जो है कितना सेडेशन में रहता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ये रामसे ने दिया था। इसमें 2 चीजें चेक करते हैं, अवेकनेस और स्लीप वाली। अगर अवेकनेस है तो उसके अंदर 3 चीजें चेक होगी, अगर स्लीप वाला है तो उसमें भी क्या होगी, 3 चीजें चेक होगी और उनके पॉइंट मिलेंगे। देखिए जरा, अगर पेशेंट जो है वो एंजियस है और एजिटेटेड है या दोनों ही है, यानी कि रेस्टलेस में भी है, एजिटेटेड भी है और एंजियस है, तब हम उसको 1 नंबर देते हैं कि अभी तक वो जाग रहा है। हमें हाईएस्ट नंबर इसको क्यों देने हैं, क्योंकि हम इसको एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो इसको कहां जाना चाहिए, इसको सेडेशन में जाना चाहिए, तो सेडेशन के पॉइंट हाईएस्ट मिलने चाहिए यहाँ पे। फिर आता है पेशेंट कोऑपरेटिव है, ओरिएंटेड है, ट्रैंक्विल है। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, जब उसको क्या दिया गया है, एनेस्थीसिया दे दिया गया है, लेकिन फिर भी पूरा कोऑपरेट कर रहा है, ओरिएंटेशन में है, तो 2 नंबर है। ओके, पेशेंट जो है रिस्पॉन्ड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ किसको, कमांड को, कमांड को फॉलो कर रहा है, तो उसके हम कितने नंबर देते हैं, 3 नंबर देते हैं। ओके, ये तो बात होगी अवेक था। अब हमने उसको एनेस्थीसिया दे दिया था, 2 नंबर जब हम उसको दिए थे। आगे हम देखते हैं कि अब जो है थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स करता है, ब्रिस्क रिस्पॉन्स करता है किसको, लाइट ग्लेबेलर टेप को, ये होता है ग्लेबेला। इसको जब हम लाइटली टेप करते हैं ऐसे धीरे से, तो थोड़ा सा ऐसे रिस्पॉन्स करने की कोशिश करता है। ओके, फिर उसके बाद में आता है स्लगिश रिस्पॉन्स। स्लगिश रिस्पॉन्स क्या होता है, स्लगिश होता है बिल्कुल ढीला ढाला सा, ऐसे बिल्कुल ढीला ढाला सा, स्लगिश बिल्कुल ढीला ढाला सा, या हम बोल सकते हैं न के बराबर रिस्पॉन्स, तब हम इसको 5 नंबर देते हैं। और फिर आता है नो रिस्पॉन्स, कोई रिस्पॉन्स नहीं, आप कहीं भी टेप करते रहो, थप्पड़ मार दो चाहे, है ना, तो जब हम देते हैं इसको 6 नंबर। ये हो गया आपका रामसे सेडेशन स्केल। नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका, ये एक स्केल है, इसका नाम नहीं मैंने लिखा, आप खुद सोचना इसका नाम क्या है। चलो कोई बात नहीं, आप नहीं सोचोगे क्योंकि क्लास लाइव नहीं है तो आप नहीं सोच पाओगे, इतना टाइम नहीं है आपके पास में। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं इस स्केल का नाम क्या होता है। स्केल का नाम होता है एल्ड्रेड स्केल। क्या नाम होता है, एल्ड्रेड स्केल। एल्ड्रेड स्केल ये किसको चेक करने के लिए किया जाता है, ये चेक करने के लिए किया जाता है कि पर्सन जो है वो डिस्चार्ज करने के लिए रेडी हुआ कि नहीं हुआ, कि हॉस्पिटल से इसको डिस्चार्ज किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। तो डिस्चार्ज रेडीनेस को चेक करने के लिए जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है, एल्ड्रेड स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, तो एल्ड्रेड स्केल जो है देखिए जरा यहाँ पे लिखा हुआ है, इट हेल्प टू डिटरमाइन डिस्चार्ज रेडीनेस ऑफ एन इंडिविजुअल रिकवरिंग फ्रॉम एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया से कोई व्यक्ति रिकवर हो रहा है तो उसको डिस्चार्ज जो है वो किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, इसके लिए हम यहाँ पे इसको चेक करते हैं। 5 क्राइटेरिया होते हैं, 5 पॉइंट होते हैं। सबसे पहले आता है, अच्छा ईच क्राइटेरिया हैज ए, हम बोल सकते हैं सेपरेट, इसके मार्क्स होते हैं 0 to 2 तक। एक्टिविटी, सबसे पहले बात करते हैं एक्टिविटी की, कि एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि पूरी एक्सट्रीमिटीज जो है वो जो है मूव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर मूव नहीं कर पा रहा है मतलब अभी सेडेशन में है तो 0 नंबर, अभी इसको कोई नंबर नहीं है बाहर जाने के। ओके, 2 एक्सट्रीमिटीज हिला रहा है, कोई भी 2, ज्यादातर व्यक्ति क्या हिलाता है, एक पैर हिलाता है या दोनों पैर हिलाता है, ज्यादातर पैर हिलाता है या उंगलियां हिलाता है, तब आप समझ जाओ कि व्यक्ति 1 नंबर है, लेकिन अभी भी इसको बाहर नहीं भेज सकते। ओके, अगर पूरी एक्सट्रीमिटीज फुली जो है हम बोल सकते हैं रेंज ऑफ मोशन में है, तब हम बोल रहे हैं कि इसको हम बाहर भेज सकते हैं, 2 नंबर इसको देते हैं। फिर आता है रेस्पिरेशन, कैसा है इसका रेस्पिरेशन, अगर एपनिक है, पर्सन क्या है, एपनिया वाला है, मतलब एब्सेंस ऑफ बोल सकते हैं रेस्पिरेशन। अब आप कहोगे एब्सेंस कैसे, मर क्यों नहीं गया, नहीं, आपने एनेस्थीसिया पीछे पढ़ा है, उसमें आपने स्टेजेस पढ़ी थी, और स्टेजेस के अंदर एनेस्थीसिया के आपने देखा था कि जो रेस्पिरेशन है वो क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, और उसके बाद में क्या हो जाता है, सीज हो जाता है या बंद हो जाता है। क्यों, क्योंकि डायफ्राम का क्या होने लग जाता है वहां पे, डायफ्राम का हम बोल सकते हैं पैरालाइज्ड हो जाता है। इसके बाद में ब्रीथिंग लिमिटेड है, लेकिन डिस्निया हमें देखने को मिल रहा है, साथ में डिफिकल्टी आ रही है, तो वो 1 नंबर देते हैं। अगर अपने आप बढ़िया कर रहा है, कफ कर रहा है, तो भी क्या है, 2 नंबर उसको देते हैं। फिर सर्कुलेशन की बात करते हैं, सर्कुलेशन पता कैसे चलेगा, बीपी से। ओके, 20% से ज्यादा सर्कुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, 0 नंबर मिलेगा।
20 to 49% सर्कुलेशन है, एक नंबर है, 49% से ज्यादा सर्कुलेशन बढ़िया चल रहा है, तब हम उसको 2 नंबर देते हैं कि ठीक है, ओके रिपोर्ट है, बाहर जाओ। कॉन्शियसनेस चेक करते हैं, मेन चीज यही है कॉन्शियसनेस। अगर नॉन रिस्पॉन्सिव है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो 0 नंबर है। ओके, फिर है राउजेबल ऑन कॉलिंग। राउजेबल का मतलब होता है कि रिस्पॉन्स कर रहा है, जब हम कॉल कर रहे हैं, तब आवाज दे रहे हैं तो रिस्पॉन्स कर रहा है, तब हम बोल सकते हैं इसको जो है वो 1 नंबर देते हैं। अगर फुली अवेक है तब हम इसको 2 नंबर देते हैं। फिर ऑक्सीजन सेचुरेशन की बात करते हैं, अगर 90% से कम है ऑक्सीजन की सप्लाई, तब हम इसको 0 नंबर देंगे। अगर ऑक्सीजन सप्लाई जो है 90 से ज्यादा है लेकिन मेंटेन्ड है, तब हम उसको 1 नंबर देंगे। अगर रूम टेम्परेचर पे या रूम एयर पे 92% से व्यक्ति में जो है एयर मेंटेन है, तब हम इसको क्या है बोलेंगे, ठीक है, ओके रिपोर्ट है, तुम जाओ। इसका स्कोर जो है, अगर आप पूछोगे कि सेफ डिस्चार्ज के लिए स्कोर क्या रहना चाहिए, है ना, सेफ डिस्चार्ज के लिए स्कोर, सेफ डिस्चार्ज स्कोर बोलते हैं इसे, सेफ डिस्चार्ज स्कोर कितना होना चाहिए, ये जरूरी है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर 9 या 9 से ज्यादा है तभी हम इसको क्या करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे, वरना आप इसे डिस्चार्ज नहीं करेंगे। तो ये बात होगी हमारी किसकी, एल्ड्रेड स्केल की। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके सामने एक छोटी सी चीज है जिसे आप क्या कहते हैं, लेरिंगोस्कोप कहते हैं। क्या कहते हैं, लेरिंगोस्कोप। आई थिंक ये थोड़ा सा पिक्चर में आ नहीं रहा होगा, ये लो अब आ जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, लेरिंगोस्कोप बोलते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये लेरिंगोस्कोप का हैंडल हो गया, जैसे ये इसके ब्लेड्स हो गए, अलग अलग प्रकार के ब्लेड हैं, एक साथ नहीं लगाए जाते, कोई भी आप सिंगल जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये फिट होता है, इसके आगे एक लाइट लगी होती है, कैमरा लगा होता है, और वहां से जो है आप जब ऐसे टंग को डिप्रेस करते हैं तब आपको अंदर की चीजें जो है वो नजर आती हैं। कई बार जो है इसमें डिजिटली भी आते हैं, आजकल तो डिजिटल आते हैं। कैमरा जो लगा होता है उससे आप क्या करते हैं, एक सी पैक नाम की मशीन आती है, उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं और वहां पे आप जो है लाइव देख सकते हैं कि क्या चल रहा है। ओके, तो इसे हम क्या बोलते हैं, लेरिंगोस्कोप बोलते हैं। लेरिंगोस्कोप, ये आप सभी के सामने लेरिंगोस्कोप की पेशकश की गई है, लेरिंगोस्कोप। ओके, लेरिंगोस्कोप की बात करते हैं। लेरिंगोस्कोप की बात करते हैं, पहली चीज तो ये आती है लेरिंगोस्कोप में कि आपको लेरिंगोस्कोप पकड़ना किस हाथ से है। अगर आप इस लेरिंगोस्कोप को पकड़ रहे हैं, अगर आप इस लेरिंगोस्कोप को क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो कौन से हाथ में जो है, लेफ्ट हैंड में आपको इसको क्या करना है, पकड़ना है। किसमें पकड़ना होता है, लेफ्ट हैंड में। लेफ्ट हैंड में आपको इसको पकड़ के जो है ऐसे अंदर डालना होता है। ओके, फिर राइट हैंड का क्या करेंगे, तो राइट हैंड में आपको क्या करना है, राइट हैंड में आपकी क्या होनी चाहिए, ट्यूब होनी चाहिए। जो ट्यूब आप डालने वाले हैं या जो प्रोसीजर आप करने वाले हैं वो होना चाहिए किसमें, राइट हैंड में। तो लेफ्ट हैंड से जो आप ये करते हैं, राइट हैंड से आप जो भी प्रोसीजर। अच्छा, ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मोस्टली जो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं। मोस्टली कैसे होते हैं, राइट हैंडेड। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि राइट हैंड से जो है आप प्रिसाइजली बढ़िया तरीके से क्या कर सकते हैं, वो प्रोसीजर कर सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड जो है आपने ये करके छोड़ दिया, अगर आप राइट हैंड से ये करके छोड़े तो लेफ्ट हैंड जो है आपका थोड़ा बहुत, क्योंकि जो लेफ्ट ही नहीं होंगे उनका लेफ्ट हैंड का जो है थोड़ा सा कम पाएगा और वो प्रोसीजर ढंग से नहीं हो पाएगा। तो इसका बनाने का पीछे मकसद जो है वो यही था। बाकी आप इतना दिमाग मत लगाइए कि राइट ही क्यों, लेफ्ट ही क्यों, कई आदत होती है कई लोगों की ना अंदर तक जाने की। ओके, ये जो चीज है, ये जो आपको 4 प्रकार की चीजें दिख रही है, मैकिन्टोश, मिलर, विस्कॉन्सिन और ऑक्सफोर्ड, इनको हम जो है वो क्या बोलते हैं, ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लेड। या इसका एक और नाम भी होता है, क्या, स्पेचुला। क्या नाम होता है, स्पेचुला। अब आपको ब्लेड तो हमें पता था, कोई बात नहीं, स्पेचुला भी आपको पता होगा, पर जिसको नहीं पता वो आप पढ़ लीजिए। स्पेचुला, SPATULA है ये, स्पेचुला है ना, स्पेचुला। इसे हम स्पेट्यूला नहीं कहते, स्पेचुला कहते हैं। ओके, स्पेचुला होता है ये। आगे चलते हैं, और क्या है। ओके, ये जो कर्व वाला है, ये वो कर्व वाला है, ये जो कर्व है, कर्व जो है ये ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है मोस्टली किसके अंदर, अडल्ट के अंदर, और सबसे ज्यादा यही इस्तेमाल होता है, अडल्ट के अंदर यही इस्तेमाल होता है। ओके, अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अडल्ट के अंदर इस्तेमाल होता है तो डाला कहां से जाता है, मुंह में भी कहां से डाला जाता है, क्या साइड से इस प्रकार डाला जाएगा, बीच से डाला जाएगा, या इधर वाली साइड से डाला जाएगा। तो ये हमेशा ही साइड से डाला जाता है, इंसर्टेड बाय साइड ऑफ माउथ। साइड ऑफ माउथ, हमेशा ही माउथ की साइड से डाला जाएगा इसे, हमेशा माउथ की साइड से, और दूसरे रास्ते से क्या डाली जाएगी, ट्यूब डाली जाएगी। ओके, अगर वहीं बच्चे में डालना हो तो बच्चे के अंदर जो है ये मैकिन्टोश में जो है, सॉरी, मिलर जो है ये इस्तेमाल लेते हैं किसके अंदर, बच्चों के अंदर। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट होता है, तो इसको हम ज्यादातर किसमें इस्तेमाल लेते हैं, बच्चों में। क्यों, बच्चों में जो है ओरल कैविटी जो है वो छोटी होती है, तो आपको स्ट्रेट से काम जो है आसानी से चल जाता है। तो हम स्ट्रेट जो है मोस्टली इस्तेमाल किसमें लेते हैं, बच्चों में इस्तेमाल लेते हैं, किसमें, चाइल्ड में। अब क्वेश्चन आता है
कि इसको कहां से डाला जाएगा, क्या इसको भी साइड से डाला जाएगा, बीच से डाला जाएगा, क्या किस से डाला जाएगा, तो इसको हमेशा ही बीच से डाला जाता है, इंसर्टेड बाय सेंटर ऑफ माउथ, इंसर्टेड बाय सेंटर ऑफ माउथ, है ना, कि मुंह के सेंटर से जो है इसे डाला जाता है, सेंटर ऑफ माउथ, तो ये मुंह के बीच में से जो है बच्चे के यहाँ पे डाला जाता है। उम्मीद आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ रही है, ये है वो सी पैक जो आपने अभी देखी, अभी आपने बात की थी सी पैक, क्योंकि उसके अंदर कैमरा लगा होता है, कैमरा लगा होता है, उसको देखने के लिए जो है यहाँ पे स्क्रीन पे जो है वो आप देख सकते हैं, इसे हम सी पैक के नाम से जानते हैं। ये मशीन होती है टू विजुअलाइज लेरिंगोस्कोपी, लेरिंगोस्कोपी को देखने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, सी पैक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, ओके, ये आप सभी का कॉमनली फेवरेट, आप सभी ने पढ़ा होगा, पढ़ पढ़ के आप थक गए होंगे, और ये चीज क्या है, ये है एम्बूबैग। ये क्या होता है, एम्बूबैग होता है, AMBU, एम्बूबैग। अब ये एम्बूबैग का मतलब क्या होता है, एम्बूबैग की फुल फॉर्म देखते हैं पहले तो। एम्बूबैग की फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल मैन्युअल ब्रीथिंग यूनिट, ब्रीथिंग यूनिट, कि आप आर्टिफिशियली मैन्युअली क्या दे रहे हैं, ब्रीथिंग दे रहे हैं, और इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मैन्युअल ब्रीथिंग यूनिट, AMBU, एम्बूबैग। ओके, तो आप देख रहे होंगे कि आप हाथों से ऐसे दबाते रहते हैं कई बार, है ना, ओके, और कई बार जो है अपने आप ही दबते रहते हैं। ओके, चलो वो तो अलग अलग बातें हैं, वो जो याद आ गया तो मैं आपको बता नहीं सकता। ओके, यहाँ पे जो है कई आप इसका चित्र देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा कि ये जो वाल्व होता है ये एक्सपायरेटरी वाल्व होता है, ये पीप वाल्व होता है। अब ये पीप वाल्व क्या है, पीप वाल्व क्या होता है, पीप वाल्व जो है ज्यादातर किसके साथ में जोड़ दिया जाता है, ये जोड़ दिया जाता है आपके वेंटिलेटर के साथ में। किसके साथ में जोड़ दिया जाता है, वेंटिलेटर के साथ में। क्यों, वेंटिलेटर क्या करेगा, तो वेंटिलेटर पीप मोड को ऑन रखेगा, तो जो है इसके साथ में जोड़ दिया जाता है। ये सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग होता है, अपने आप इन्फ्लेट होता रहता है। ओके, ये पॉप ऑफ वाल्व होता है, ये फेस मास्क जो है मुंह के ऊपर लगाया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन इनलेट ट्यूबिंग जो है यहाँ से डाल सकते हैं आपकी। इसके अलावा एयर इनलेट जो है वन वे वॉल्व और ऑक्सीजन रिजर्वायर सॉकेट जो है यहाँ पे लगा जो है इसे बोलते हैं। इसके अलावा ये रिजर्वायर बैग होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन रहती है, और ऑक्सीजन नहीं कह सकते हम, जो हवा बाहर आती है उसमें कुछ पार्ट ऑक्सीजन का होता है, तो ये रिजर्वायर बैग होता है। ओके, एयर इनलेट एंड प्रेशर जो है वो ये यहाँ पे रिलीज वाल्व जो है यहाँ पे लगाया जाता है। ओके, आगे देखते हैं जो आपके काम का, ये तो आपने फंडामेंटल में कॉमनली पढ़ा होगा, हर टीचर ये कॉमनली पढ़ाई देता है। इसमें जो मेन चीज आती है वो ये आती है कि अडल्ट के अंदर कितने एमएल वाला या कितनी कैपेसिटी वाला यूज में लिया जाता है, तो 1200 से 1500 ml की कैपेसिटी वाला जो है यूज में लिया जाता है। ओके, कितने नंबर का मास्क आता है, 4 और 5 नंबर का मास्क आता है, 4 और 5 नंबर का मास्क इस्तेमाल किया जाता है अडल्ट में। कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 1200 से 1500 ml। इसके बाद चाइल्ड की बात करते हैं, चाइल्ड के अंदर कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, तो 500 से 700 ml। कितनी होनी चाहिए, 500 से 700 ml। 3 नंबर का मास्क जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है, किसमें, बच्चों के अंदर। इसके बाद में हम देखते हैं इन्फेंट के अंदर, इन्फेंट के अंदर 2 साल से 1 साल से छोटा बच्चा हो गया इन्फेंट, तो इन्फेंट के अंदर 250 से 300 ml वाला जो है हम इस्तेमाल करते हैं, इसका नंबर आता है 1 नंबर। ओके, फिर हम न्यू बॉर्न की बात करते हैं, तो क्या न्यू बॉर्न के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 0 नंबर वाला। कितने नंबर वाला, 0 नंबर वाला। तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं आपके एम्बूबैग। अच्छा, लगाने की टेक्निक क्या है, आप लगाएंगे कैसे मुंह पे, वो इस प्रकार से लगाते हैं, इसे बोलते हैं CE मेथड। इसे हम क्या बोलते हैं, C&E मेथड, C&E मेथड। C&E क्या है, आपने अपने थंब से और इंडेक्स फिंगर, जो पहली और जो थंब होता है, इससे तो आपने मास्क को पकड़ना है, और इन 3 उंगलियों से ई बनाते हैं, यहां से इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से इसको यहां से पकड़ना होता है, यहां से इस प्रकार से, तो इसे बोलते हैं CE मेथड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे थंब है और ये यहाँ पे इंडेक्स फिंगर है, इसने तो इसको C बना रखा है, और यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, जो को लॉक कर रखा है इन 3 उंगलियों से, तो ये क्या कर रहा है, E बना रखा है, तो इसे बोलते हैं C&E मेथड ऑफ एम्बूबैग, ऑफ एम्बूबैग। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जो एम्बूबैग के लिए था। नेक्स्ट जो आपके सामने ये चीजें दिख रही है पाइप जैसी, ये पाइप नहीं है, ये इन्हें हम बोलते हैं स्पाइनल नीडल, इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल नीडल, या हम बोल सकते हैं स्पाइनल नीडल टिप, आपके सामने पेश है। अच्छा, ये क्यों इस्तेमाल में होती है, अगर आपको स्पाइनल जो है स्पाइन में कोई प्रोसीजर करना हो तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि CSF को हम बोल सकते हैं बाहर निकालने वाला कॉमनली प्रोसीजर। इसके अलावा बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, तो स्पाइनल नीडल में कौन सी जो है, इसमें 4-5 प्रकार है, क्विक है, क्विंक बोलते हैं जिसे आप,
व्हाइट जो है विटाकर बोलते हैं, स्प्रोट बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं, पेंसिल पॉइंट, और जो है ये हम बोल सकते हैं तीन ही है, तीनों को घुमा घुमा के आपको दिखाया गया है ना। ये कटिंग वाली होती है इस प्रकार से, ये पेंसिल पॉइंट की होती है, और ये भी पेंसिल पॉइंट वाली ही होती है, यहाँ पे भी उनके ऊपर भी छेद दिया जाता है। ओके, इनमें जो मोस्टली यहाँ पर आजकल जो यूज होती है वो होती है क्विंक, मोस्ट कॉमनली यूज्ड। मोस्ट कॉमनली यूज कौन सी होती है? क्विंक। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई स्पाइनल प्रोसीजर करना हो, स्पाइनल प्रोसीजर जो है हम बोल सकते हैं ज्यादातर कौन सा किया जाता है, मोस्टली जो है सीएसएफ को ड्रेन करने के लिए, सीएसएफ को हम बोल सकते हैं चेक करने के लिए, है ना। तो सीएसएफ को अगर बाहर ड्रेन करवाना हो तो ये कॉमनली यूज में ली जाती है स्पाइनल कॉर्ड में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक जो है मानव बना हुआ है, उस मानव के ऊपर 6 कीड़े जैसे कुछ बैठे हुए हैं। नहीं, ये कीड़ा कुछ नहीं है, ये जो है वो नोब है किसकी? अल्ट्रासाउंड की। जो आप ऐसे लगा के देखते हैं ना, ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे आगे पकड़ा होता है डॉक्टर के हाथ में और इस प्रकार से वो घुमाता रहता है पेट पे और कहीं भी ऐसा, तो ये वो चीज है। ओके, ये है क्या, हम ऐसा कर ही क्यों रहे हैं? इसे हम बोलते हैं ई फास्ट। क्या बोलते हैं? ई फास्ट। कई आपको सिर्फ फास्ट पढ़ाएंगे, पर आपने घबराना नहीं है, वो भी फास्ट ही है, पर ये ई फास्ट भी इसका नाम होता है। ई फास्ट का मतलब क्या है? ई फास्ट का मतलब होता है एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड फोकस्ड, एक्सटेंडेड फोकस्ड असेसमेंट, फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राफी फॉर ट्रोमा, या इसे हम टेस्ट भी कहते हैं, सोनोग्राफी टेस्ट। अब आपके नाम से स्पष्ट हो गया होगा कि एक्सटेंडेड फोकस्ड असेसमेंट सोनोग्राफी मतलब क्या है, कि जब भी किसी व्यक्ति में ट्रॉमा होता है तो ट्रॉमा में आप देखते हैं कि ट्रॉमा होता है तो बॉडी में फ्री फ्लूइड आ जाता है। क्या आ जाता है? फ्री फ्लूइड। फ्री फ्लूइड का मतलब क्या होता है कि बॉडी कैविटी से बाहर निकल जाता है या कैविटी में ही फ्लूइड फिल हो जाता है जरूरत से ज्यादा। जैसे कि मोस्टली कहां पे यहाँ पे होता है? पेरिकार्डियम में हो गया है कि नहीं है, और अगर हम बात करते हैं पेरिटोनियल केविटी में हो गया है, प्लूरल केविटी में हो गया है, और कई बार तो आपने देखा होगा कि प्लूरल केविटी के अंदर जो है वो न्यूमोथोरिक्स हो जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वहां पे हवा भी भर जाती है कई बार, या हम ये भी कह सकते हैं कि आपके और भी घटना देखने मिल सकती है जैसे कि हीमोथोरिक्स हो जाए, है ना, कि ब्लड इकट्ठा हो जाए। तो वो जो फ्री फ्लूइड आते हैं, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड निकल के आते हैं ड्यूरिंग ट्रोमा के, उनको हम चेक करते हैं। तो कॉमनली कहाँ चेक करते हैं? जो आपके सामने आते ही ये जो है एक क्राइटेरिया है, एक हम बोल सकते हैं ये प्रोटोकॉल है, ये ट्रोमा का एक प्रोटोकॉल है, ये ट्रोमा का क्या है? एक प्रोटोकॉल है। क्या प्रोटोकॉल है? कि जब भी किसी व्यक्ति का जो है ट्रोमा होता है तब हम ये 6 प्रोसीजर, आपको 6 प्रकार के अल्ट्रासाउंड आपको करने ही करने होते हैं, क्योंकि आपको कॉमनली पता चल जाता है कि किसी भी व्यक्ति में फ्री फ्लूइड आया है या नहीं आया है। ओके, आगे देखते हैं। फ्री फ्लूइड अगर आपको दिखेंगे, अच्छा इसके अलावा कोई क्लोट आया है कि नहीं है? फ्री फ्लूइड के अलावा कोई क्लोट भी देखने को हमें मिल सकता है, ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है, तो क्लोट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ओके, तो फ्री फ्लूइड अगर आपको दिखेगा तो किस कलर में दिखता है? जनरली ब्लैक कलर में दिखता है। क्लोट दिखेगा तो आपको डार्क कलर में दिख सकता है ना। तो कहां कहां से देखते हैं, क्या क्या चीजें देखते हैं? तो पहला पेरिकार्डियम चेक करते हैं, इसके अलावा राइट अपर क्वाड्रेंट जो है वो चेक करते हैं, ये इसकी राइट साइड है और ये इसकी लेफ्ट साइड है। तो राइट अपर क्वाड्रेंट जो है वो चेक कर रहे हैं, ये 1 नंबर जो है हम बोल सकते हैं आपका पेरिकार्डियम चेक कर रहे हैं। फिर हम लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट जो है वो चेक करते हैं। इसके अलावा जो है 5 नंबर पे हम बोल सकते हैं यहाँ पे राइट एंटीरियर थोरेसिक चेक करते हैं, क्योंकि लंग्स को चेक किया जा रहा है। 6 नंबर पे भी हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट एंटीरियर थोरेसिक, यानी कि ये भी हम किसको कर रहे हैं? थोरेक्स को चेक कर रहे हैं। और ये नीचे जो है ये इसको किसको चेक किया जाता है? सुप्राप्यूबिक एरिया को जो है वो चेक किया जाता है। तो ये चेक करने के लिए किसके दौरान? ट्रोमा के दौरान जो है ये ट्रोमा का प्रोटोकॉल होता है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, ट्रोमा का प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब है कि इसे फॉलो किया ही जाना चाहिए, ये तो फॉलो होगा ही होगा। ओके, तो ये बात आती है ई फास्ट की। आगे चलते हैं, यानी कि ट्रोमा में ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके सामने कुछ इस प्रकार से, कोई बंधु लेटा हुआ है और ये चीज क्या है? आप बताइए क्या चीज हो सकती है ये? आपके सामने एक बंधु को मैंने लेटा रखा है, तो क्या चीज है ये? आपको सर हम कैसे बताएं, हम तो ऑफलाइन बैठे हैं। कोई बात नहीं, हम है ना, घबरा क्यों रहे हो? ओके, इसे जो है बीआईएम के नाम से जाना जाता है, बीआईएम, या कई लोग जो है बीआईएस भी कह देते हैं। अब ये बीआईएम क्या बला है? बीआईएम होता है, बीआईएम की फुल फॉर्म होती है बाइस्पेक्ट्रल, बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स मॉनिटर, मॉनिटर। ओके, अब ये क्या बला है? कोई घड़ी जो है आपको ऐसे लग रहा होगा कि यार नाम पहली बार सुने, कई लोग तो पहली बार ही नाम सुन रहे होंगे कि यार ये देखने में भी अजीब लग रहा है थोड़ा। हो सकता है कि ये ईईजी करने के लिए हो सकता है ये ईसीटी देने के लिए हो
हो सकता है कोई, हम बोल सकते हैं डिप्रेशन का जो है, हम बोल सकते हैं कोई शिकार व्यक्ति, उसको करंट दिया जा रहा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई वेव्स रिकॉर्ड नहीं की जा रही जो है डिप्रेशन वगैरह के लिए। यहाँ पे देखा जा रहा है कि इस व्यक्ति में एनेस्थीसिया की डेप्थ क्या है, टू चेक द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया की डेप्थ को चेक करने के लिए, टू चेक द डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया की डेप्थ को चेक करने के लिए जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है, बीआईएम या बीआईएस का जो है इस्तेमाल में किया जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, बाइस्पेक्ट्रल इंडेक्स मॉनिटर कहते हैं। ओके, आपको इससे ज्यादा याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये मशीन देख लो, इस प्रकार से दिखती है और यहाँ पे ऐसे लगाई जाती है। तो अब ये मत सोच लेना कि इसको जो है पंडित बनाया जा रहा है, यहाँ पे 3 तिलक लगाए जाएंगे, अब ऐसा कुछ नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ रही है आपके सामने एक और मशीन। ओके, अब ये तो आप बता ही सकते हो ये किस प्रकार की मशीन है। नहीं पता, कोई बात नहीं है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे जालीदार कुछ दिख रहा है, ये चीज है, ऐसा है ना, ये है। ओके, ये यहाँ पे तो पोर्टेबल बना दिया गया है, ये तो पोर्टेबल है, ये इन हाउस है। इन हाउस का मतलब हॉस्पिटल के अंदर की बात है, इसे बाहर नहीं ले जाया जाएगा, वहीं पे रखा जाएगा। और ये क्या, पोर्टेबल है। अच्छा, ये चीज है क्या, तो यहाँ पे लगती है लिड्स। अच्छा, इन लिड्स को लगा जो है वो निकाल करके लगाया कहाँ जाएगा, इससे ढेर सारी जो है लिड्स निकलती है, ऐसे ढेर सारी। कहाँ लगाया जाएगा, किसी भी व्यक्ति का मुख लिया जाएगा और उसके जो है सर पे यहाँ पे लगाया जाएगा। मतलब कि किसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, ब्रेन की वेव्स को। तो हम ये बोल रहे हैं कि ब्रेन की वेव्स, जो आपकी बर्गर वेव्स कहते हैं, जिनको रिकॉर्ड किया जाता है, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, ईईजी। तो ये मशीन कौन सी हुई, ईईजी मशीन हुई। कौन सी हुई है, ईईजी मशीन, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। तो ये कौन सी मशीन होती है, ईईजी मशीन होती है। ये पोर्टेबल है, ये इन हाउस मशीन है। आगे चलते हैं, क्योंकि आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि यार पहली बार देख रहे हैं, कोई बात नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक जंतु टाइप का एक चीज जो है, एक आर्टिकल बना हुआ है। अब आप हमें ये बताएंगे कि आर्टिकल किस चीज का है। नहीं बता पाएंगे, कोई बात नहीं, हम है ना, घबरा क्यों रहे हो। इसे बोलते हैं बीपी हैंडल। क्या बोलते हैं, बीपी हैंडल। इससे बीपी चेक किया जाता है। श्योर भी है, मजाक कर रहा हूं ऐसे, बीपी चेक नहीं किया, नाम है इसका बीपी हैंडल। ओके, अच्छा नहीं समझ में आया बीपी हैंडल, कोई बात नहीं भाई, एक नाम से और भी जानते हैं इसे, इसे स्काल्पल भी बोलते हैं, या स्काल्पेल हैंड भी बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं हैंडल भी बोलते हैं। स्काल्पेल भी कहते हैं, स्काल्पेल हैंडल। अच्छा, स्काल्पेल अकेला क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इसमें जब तक ब्लेड नहीं होगा तब तक स्काल्पेल नहीं बोल सकते। जैसे हम स्काल्पेल ब्लेड जो है हैंडल बोल सकते हैं, क्योंकि स्काल्पेल जो है तब बनेगा जब इसके आगे ब्लेड लगेगा, तब पूरा स्काल्पेल बनेगा। ओके, तो स्काल्पेल हैंडल बोलते हैं इसे। ये 3 नंबर और 4 नंबर का। अब आप बोलेंगे कि बीपी हैंडल कैसे हुआ, भाई बीपी का पूरा नाम है क्या, बीपी का पूरा नाम है बर्ड पार्कर, बर्ड पार्कर हैंडल। तो बीपी का पूरा नाम क्या, बर्ड पार्कर। बर्ड और पार्कर ने मिलकर बनाया था, इसीलिए इनके नाम पे जो है ये रखा गया है, बर्ड पार्कर। तो ज्यादा आपने जो है इतना दिमाग नहीं लगाना है, आप तो ये याद रखो कि ये काम में क्या आता है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार ये जो है इधर भी ब्लेड लगता है और इधर भी क्या लगता है, ब्लेड लगता है। ये 3 नंबर जो है हम बोल सकते हैं हैंडल है, ये 4 नंबर है। मैंने आपको एक साथ ही दिखा दिया है, अलग अलग हो सकते हैं वैसे, अगर आप कहीं देखेंगे तो आपको अलग अलग भी देखने को मिल सकते हैं, आपको एक साथ भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये आता है बीपी हैंडल। बीपी हैंडल जो है क्यों किया यूज में लिया जाता है, टू कट ड्यूरिंग सर्जरी। कट करने के लिए, किस चीज को कट करने के लिए, अरे भाई कट या इंसीजन जिसे आप कह सकते हैं। अब आप तुम कहोगे कि यार ये क्या देसी देसी भाषा बात कर रहा है। इंसीजन बनाने के लिए, किसके दौरान, सर्जरी के दौरान। किसका इस्तेमाल किया जाता है, स्काल्पेल हैंडल का। ओके, स्टेनलेस स्टील से बना होता है, 3 और 4 नंबर का कॉमनली यूज्ड होता है। कॉमनली यूज होने वाला कौन सा है, 3 और 4 नंबर। अगर 3 नंबर यूज हो रहा है तो कौन कौन से ब्लेड इस्तेमाल होंगे, ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो याद रखना, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, ये वाले जो इस्तेमाल होते हैं, ये किसमें इस्तेमाल होते हैं, आपके 3 नंबर में इस्तेमाल होते हैं। इनमें भी मोस्टली कौन सा लिया जाता है, तो 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, ये इस्तेमाल में लिए जाते हैं। ओके, क्यों लिए जाते हैं वो मैं आपको इसके आगे बताने वाला हूं, क्योंकि मोस्टली जो है सब ज्यादा यही इस्तेमाल में किए जाते हैं। फिर 4 नंबर की बात करें, इसमें कितने नंबर ब्लेड को इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसमें बड़े ब्लेड आएंगे। ये तो है छोटे वाले ब्लेड, छोटे इंसीजन करने के लिए। 4 नंबर में बड़े इंसीजन करने वाले बड़े वाले ब्लेड आएंगे, जैसे कि 18 नंबर। इसके अलावा हम बोल सकते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25, बड़े इंसीजन करने के लिए। बड़े में इंसीजन जो है 23 वाला जैसे मोस्टली जो है वो आपको इस्तेमाल करने यहाँ देखने मिल जाएगा। तो ये बात आती है इसकी। अब देखते हैं आगे ब्लेड।
ये है आपके सामने कुछ ब्लेड। तो ब्लेड की बात करते हैं, कितने प्रकार के ब्लेड हैं आपके सामने, तो कुछ इस प्रकार से ब्लेड है। इनमें से 10 नंबर कौन सा है, 11 नंबर और कौन सा इंपॉर्टेंट आपके लिए, मैं आपको वही बताने वाला हूं। जैसे पहले बात करते हैं 10 नंबर की। 10 नंबर वाला जो होता है ये कर्व्ड होता है और ये मोस्टली इन सीजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए, इन सीजन के लिए, कॉमनली इन सीजन के लिए यही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 11 नंबर की बात करें तो 11 नंबर पे आप देखेंगे कि ये पॉइंटेड है। 11 नंबर वाला क्या है, एकदम पॉइंटेड है, ऐसे बिल्कुल ऐसे, है ना, तो पूरा पॉइंटेड है। पॉइंटेड है, सांप पॉइंटेड बोल सकते हैं, सांप नहीं है, शार्प, शार्प पॉइंटेड है, शार्प पॉइंटेड है। तो इसको क्या किस में इस्तेमाल किया जाता है, आप बोलेंगे साहब जैसे मान लीजिए कोई ट्यूब जा रही है, ट्यूब में से शार्प करेंगे मतलब उसको पंक्चर किया जा रहा है। पंक्चर करने के लिए हम बोल सकते हैं, किसी भी ऑर्गन को या किसी भी केविटी को पंक्चर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ पंक्चर करने के लिए, ताकि उसमें जो फ्लूइड फिल हुआ है वो ड्रेन होकर के क्या आ सके, बाहर आ सके। तो हम ये बोल सकते हैं टू ड्रेन, टू ड्रेन, या हम बोल सकते हैं कि यार ड्रेन आपने कहीं डालना हो, टू इंसर्ट ड्रेन भी बोल सकते हैं, अगर आपने इंसर्ट करना हो, है ना, तो इंसर्ट करने के लिए भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं ये, है ना। तो ये क्या है, 11 नंबर होता है, आपने कोई ड्रेन को इंसर्ट करना है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं 12 नंबर, 12 नंबर अगर आप देखेंगे तो थोड़े से कर्व्ड है, 12 है, 12 बी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो थोड़े से कर्व्ड है। अगर इनकी बात करें तो ये कहां पे आता है, मोस्टली उनमें इस्तेमाल। अब देखेंगे इस प्रकार से उंगली जैसे मुड़ी हुई है, अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली मोड़ दो। कुछ समझ में आया कि नहीं आया। अब आप मान लीजिए कि मुंह के अंदर पेलेट की सर्जरी करनी है, तो आप सीधा जो है वो लेकर के गए, कैसे सर्जरी कर लोगे बताओ। तो आपके पास अगर मुड़ा हुआ हो तो हम क्या कर सकते हैं, आराम से सर्जरी कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज है, तो ये पेलेट की अगर सर्जरी करनी हो, ये होता है कर्व्ड, क्या होता है, कर्व्ड। और अगर पेलेट की सर्जरी करनी हो, है ना, हम बोल सकते हैं इन क्लेफ्ट पेलेट सर्जरी। अगर आपको क्लेफ्ट पेलेट की सर्जरी करनी है, किसकी सर्जरी, आपको दिख नहीं रहा, ये लो देख लो, अगर हमें क्लेफ्ट पेलेट की सर्जरी करनी है तब हम यह क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, इन क्लेफ्ट पेलेट सर्जरी। तो इसमें किस में इस्तेमाल करते हैं, 12 नंबर का। 15 नंबर की बात करते हैं, किसकी, 15 नंबर की। 15 नंबर की बात करते हैं तो स्मॉल इंसिजन या शॉर्ट इंसिजन और प्रिसाइज इंसिजन करने के लिए ये 15 नंबर दोनों ही है हमारे यहाँ पे। अगर इनकी बात करें 15 नंबर की, तो 15 नंबर जो है, ये वाले 15 नंबर जो है, 15 नंबर जो है, इनका किस में इस्तेमाल किया जाता है, इनका किया जाता है सोल्ट, या जिसे हम बोल सकते हैं स्मॉल इंसिजन, या हम बोल सकते हैं प्रिसाइज इंसिजन, प्रिसाइजली, है ना, एकदम वैसे प्रिसाइज, एकदम वैसे ध्यान से कट करने वाला। तो उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, 15 नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में 23 नंबर याद रख लेना, आपको एक बड़ा सा दिख रहा होगा, सबसे बड़ा फिर 22 का है, आपको वो याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप तो 23 याद रख लेना। हम बोल सकते हैं लार्ज इंसिजन के लिए, लार्ज इंसिजन के लिए, बस यही याद कर लेना, यही काफी है। तो लार्ज इंसिजन के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे, 23 नंबर। आगे चलते हैं, ये हो गया आपका ब्लेड। नेक्स्ट आता, ये है आपके सामने एक मशीन। अच्छा, ब्लेड से मुझे एक दो चीजें और याद आई, मैं आपको बीच में बताना भूल गया, बता ही देता हूं, अब याद आई गई है तो बता ही देते हैं, आपके काम आएगी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, है ना। फर्रे, आपको पता है मैं फर्रे पढ़ाता हूं, तो फर्रे, अभी फर्रे पढ़ाने स्टार्ट कहाँ किए, है ना। मैं यहाँ पे नोट्स नहीं बनवाता, मैं फेमस हूँ इस चीज के लिए कि मैं नोट्स नहीं, मैं फर्रे बनवाता हूँ। आजकल तो मैं नोट्स बनवाने लग गया, लेकिन मोस्टली मैं पहले क्या बनवाता था, फर्रे बनवाता था। तो हम वापस आ रहे हैं फर्रों पे, है ना, धीरे धीरे हम वापस उसी रंग में लौटेंगे लौटेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो आपके सामने इस वक्त बैठा है वो पावर नहीं है, पूरा का पूरा पावर हाउस है ना। ओके, तो फर्रे पढ़ाएंगे आपको, फर्रे कुछ पढ़ी लीजिए ब्लेड से रिलेटेड। जब आप कोई भी प्रोसीजर के दौरान ओटी में या आईसीयू में या कहीं पर भी, चलो आप प्रोसीजर मान लो, किसी भी प्रोसीजर के दौरान अगर आपको शार्प ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई शार्प ऑब्जेक्ट है, इस शार्प ऑब्जेक्ट को आपको ट्रांसफर करना है। अगर आपको ट्रांसफर करना है तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, क्या ऐसे उठाया और ट्रांसफर कर दिया। आप कहोगे कि नहीं सर ग्लव्स तो होने चाहिए। अरे नहीं, बात ग्लव्स की भी नहीं है, बात ऐसे उठाकर देने की भी नहीं है, बात यह है कि क्या आप ऐसे दे सकते हो, नहीं। क्यों नहीं दे सकते, अब आप कहोगे सर स्टेराइल कंडीशन नहीं रहेगी, उसकी बात भी नहीं है। स्ट्राइल विट्राइल तो बाद की बातें हैं, पहली बात क्या है, पहली बात यह है कि आप ऐसे नहीं दे सकते डायरेक्ट, तो कैसे देंगे, इन किडनी ट्रे। तो हम बोल सकते हैं अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, क्या कर ट्रांसफर कर रहे हैं, अगर आप शार्प आर्टिकल, कोई शार्प आर्टिकल अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं तो हमेशा किस में देंगे, कैरी इन किडनी ट्रे, हमेशा याद रखना। किस में डाल करके देंगे, किडनी ट्रे में डाल करके देंगे। अच्छा, किडनी ट्रे में ऐसे नहीं है कि किडनी ट्रे के अंदर कुछ भी रख के कैसे भी रख के दे दिया हो, ऐसे नहीं है। हमेशा याद रखना किडनी ट्रे के अंदर जो शार्प पॉइंट होना चाहिए,
जैसे मान लीजिए ये आप स्कालपेल ही दे रहे हैं, स्कालपेल का ब्लेड दे रहे हैं, जो शार्प पॉइंट होना चाहिए ये हमेशा आपकी तरफ, खुद की तरफ, यानी कि गिवर की तरफ होना चाहिए। कौन? शार्प पॉइंट। और जो ब्लंट पॉइंट है ना, तो ये किसकी तरफ होना चाहिए? हमेशा रिसीवर की तरफ होना चाहिए। किसकी तरफ होना चाहिए? रिसीवर की तरफ। तो गिवर की तरफ क्या होनी चाहिए? शार्प पॉइंट। क्या होना चाहिए? शार्प पॉइंट। और रिसीवर की तरफ कौन सा होना चाहिए? ब्लंट पॉइंट, यानी कि जिससे कि उसको इंजरी के चांसेस नहीं रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि डॉक्टर जो है वो सर्जरी में ध्यान होता है और सीधा मांगता है, और आपने सार पे पकड़ा दिया और आपने सार पे उसने उठा लिया, हो सकता है उसके कट लग जाए या कोई और बात हो जाए, है ना। तो ऐसा नहीं होता है, आप जो है ब्लंट पकड़ाएंगे और वो आप शार्प जो है अपनी तरफ रखते हैं, इससे इंजरी के चांसेस जो है वो कम होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, और इंसीजन जब भी बनाते हैं, इंसीजन जब भी बनाते हैं तो हमेशा कैसे बनाते हैं? हमेशा ही फार टू नियर बनाते हैं। इंसीजन शुड बी या ऑलवेज शुड बी फार टू नियर। अब ये फार टू नियर का मतलब क्या है? फार टू नियर का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है ना, ये कोई व्यक्ति है, यहाँ पे लेटा हुआ है, ओके, इसकी यहाँ पे सर्जरी करनी है, कोई किसी प्रकार की सर्जरी करनी है, तो आप जो है क्या करेंगे, यहां से अगर कट करना स्टार्ट करना है तो इस प्रकार से करेंगे, यानी कि यहां से स्टार्ट करेंगे और इस तरफ लेके जाएंगे, इस तरफ इसका मुंह होना चाहिए, ऐसे सर्जरी की तरफ, है ना। ये हो गया फार पॉइंट और ये हो गया हमारा नियर पॉइंट। तो इस प्रकार जो है आप क्या करते हैं, यहाँ पे इंसिजन बनाते हैं फार टू नियर की तरफ। ऐसा नहीं है कि नियर से स्टार्ट करके फार तक लेके जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, ये प्रोटोकॉल है इसका भी। आगे बात करते हैं, हमेशा ही जब आप ब्लेड को पकड़ें तो 90 डिग्री पे पकड़ें। हालांकि आपको कोई पकड़ने नहीं देगा, आप नर्सेज हैं, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, मान ही लीजिए कि आपको पकड़ने दिया जा रहा है, तो आप हमेशा कैसे पकड़ेंगे? 90 डिग्री पे। हमेशा क्या करना है? हमें ऑलवेज होल्ड स्कालपेल एट 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। जिसे आप क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। आपको याद आ रहा होगा परपेंडिकुलर, एक फेमस पर्सन हुए हैं परपेंडिकुलर सर, है ना। गैंग्स ऑफ वासेपुर आपने मूवी देखी होगी, उसके अंदर परपेंडिकुलर एक बहुत ही बड़े भाई साहब हुए थे। तो परपेंडिकुलर जो है आप ये रखते हैं किसको? स्कालपेल को, या हम बोल सकते हैं इंसिजन वाले ब्लेड को। अगर स्कालपेल अगर आपको वहां नहीं पूछा जाए, अगर वहां पे इंसिजन वाला ब्लेड पूछ लिया जाए, तो भी आपको यही चीज याद रखनी है ना। इंसिजन ब्लेड कैसा होना चाहिए? हमेशा 90 डिग्री पे होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके सामने इस प्रकार से आई है कोई चीज, जिसे आप क्या कह सकते हैं? ये आपके सामने कोई मशीन है, मशीन से कुछ पॉइंट्स निकल रहे हैं, एक बटन लगाया हुआ है, 2-3 स्क्रीन है जिसके अंदर नंबरिंग चल रही है। अब ये चीज है क्या? कोई बड़ी चीज नहीं है, इसे ओटी के अंदर मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। ओटी के अंदर क्या है? मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज है क्या? ये नन अदर देन कोटरी है। क्या है ये? कोटरी। कोटरी, कोटरी, इसे हम क्या बोलते हैं? कोटरी बोलते हैं। आपके सामने जो मशीन है, ये एक ही मशीन दो काम करती है। क्या काम करती है? ये यूनिपोलर का भी काम करती है और ये बाइपोलर का भी काम करती है। ओके, अब हम बात करते हैं, यहां पे देखेंगे जरा, ये अगर आप इसका कलर कोडिंग पे जाएं, कलर कोडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी कलर कोडिंग पे जाएं तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये येलो कलर आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है? येलो कलर। और इधर अगर आप देखेंगे तो आपको ब्लू कलर दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा? ब्लू कलर। एक तरफ येलो कलर दिख रहा है, एक तरफ क्या दिख रहा है? ब्लू कलर दिख रहा है। अगर हम येलो कलर की बात करते हैं तो ये कट के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? कट के लिए। चलो हम एक पेज ही नया ले लेते हैं। अगर हम येलो कलर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? येलो की। तो ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? यूज फॉर कट। किसके लिए इस्तेमाल होता है? कट के लिए। और किसी चीज को काटने के लिए आपको ज्यादा पावर लगानी पड़ती है, मतलब कि हम बोल सकते हैं इट नीड हाई वोल्टेज। इट नीड हाई वोल्टेज। तो हाई वोल्टेज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं ब्लू की, किसकी बात करते हैं? ब्लू की, ब्लू कलर वाले की। तो ब्लू कलर वाला जो है वो ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है कोग के लिए, जिसे आप कोगुलेशन भी बोलते हैं, यूज फॉर कोग, जिसे आप कोगुलेशन भी कहते हैं, यानी कि जोड़ने के लिए। कौन होता है? ब्लू, है ना। तो ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, कट और कोगुलेशन, कोगुलेशन या जमाने के लिए, है ना, एक प्रकार का हम बोल सकते हैं, जोड़ने नहीं कह सकते, एक बार मतलब जमाने के इस प्रकार से, है। ये तो जैसे मान लीजिए कोई आर्टरी जा रही थी, इसको कट ही कर दिया, तो ये प्रभावित हो गई कट, है ना। ये आप अपना अलग रास्ता बन गया, इसका अलग रास्ता बन गया। कोगुलेशन में ये होता है, ये कोई आर्टरी जा रही थी, इसको यहां से दबा दिया, इस प्रकार से कट नहीं किया, दबा दिया, अब क्या हो गया?
ब्लॉकेज हो गया है, ये होता है क्लॉग, है ना, इस प्रकार से। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लॉग बोलते हैं। इस प्रकार से दबा दिया है ना, जैसे गरीब को दबाया जाता है, नर्सिंग स्टूडेंट को दबाया जा रहा है, इस प्रकार से, है ना, दबा दिया जाता है। इसे हम क्या कोगुलेशन बोलते हैं। ओके, तो कोक के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो वोल्टेज रहती है इसमें ब्लू में, वो क्या रहती है, लो वोल्टेज, हाई वोल्टेज नहीं रहती इसमें, क्या रहती है, लो वोल्टेज रहती है। ओके, अब आप वापस इस मशीन पे आइए। इस मशीन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है ये जो है आपका येलो कलर वाला, ये हाई वोल्टेज दिखाएगा, ये हाई वोल्टेज के लिए इस्तेमाल होता है। और ये जो है कोक के लिए या हम बोल सकते हैं आपके जो है ब्लू किसके लिए इस्तेमाल होता है आपके, हम बोल सकते हैं इसके कोक के लिए इस्तेमाल होता है या कोगुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे खैर लिखा भी हुआ है। अच्छा, अगर आप ये दोनों इस्तेमाल कर रहे हैं, येलो भी और ब्लू भी, तब हम इस्तेमाल करते हैं क्या, हम बोल सकते हैं यूनिपोलर। तब हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यूनिपोलर। यूनिपोलर नहीं बोलते, जिसे मोनोपोलर बोलते हैं, सॉरी, मोनोपोलर। मोनोपोलर क्या बोलते हैं इसे, मोनोपोलर। यानी कि एक ही हम बोल सकते हैं वो होगी आपके पास में सिरिंज होगी, या इस प्रकार से एक ही होगी, और एक को ही आप जो है उसी से इस्तेमाल करेंगे, काटना और जोड़ना। उसके ऊपर बटन लगे होते हैं, एक येलो और एक ब्लू, और आप जो है इस प्रकार से बार बार आपको मशीन के पास नहीं जाना पड़ता, उसी से आप बटन दबाते हैं, कभी येलो दबा लेते हैं, कभी ब्लू, जिस प्रकार से आपको जो भी चीज चाहिए। ओके, इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, अगर क्या हो बाइपोलर, बाइपोलर का मतलब कि इसमें चिमटी की तरह, इस प्रकार से चिमटी की तरह आती है एक प्रकार से, है ना, तो एक चिमटे की तरह, इस प्रकार से दो दो चीजें आती है चिमटे की तरह, तो वो होती है क्या, बाइपोलर। वो आप इससे इस्तेमाल करते हैं। उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा होता है, तो ब्लू वाला होता है। कौन सा होता है, ब्लू वाला। इसी से ही आप सब कुछ जो है इस्तेमाल करते हैं। ओके, ये बात हो गई किसकी, इसकी। अच्छा, ये सामने आ गई, आपने हमारे यहाँ पर लिखा भी हुआ, बनाया भी हुआ है। तो ये है ब्लू वाला, और ये हो गया आपका येलो वाला। अब आप मुझे ये बताइए ये कौन सी है, तो ये है यूनिपोलर। कौन सी है, यूनिपोलर। यूनिपोलर का मतलब या हम बोल सकते हैं ये मोनोपोलर, है ना, मोनोपोलर। अच्छा, तो हम बोल सकते हैं कि ये चीज क्या है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक येलो है, एक ब्लू है, ये तो चलो आपको समझ में आ गया, हाई और लो वोल्टेज करने के लिए। यूनिपोलर मोनोपोलर की बात करते हैं, यूनिपोलर और बाइपोलर की, तो इसमें क्या होता है, रिस्क की बात करते हैं। अच्छा, इससे हो क्या रहा है, पहली चीज तो ये कट और कोगुलेशन दोनों के लिए इस्तेमाल होती है, कट और कोग दोनों के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा इससे बॉडी से करंट पास होता है, यानी कि आप लगाएंगे यहां पे तो करंट पास होगा। अब करंट पास होने के लिए आपको दो पॉइंट चाहिए, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव तो ये भेज रहा है, नेगेटिव कहां से आएगा, अर्थिंग कहां से करोगे। तो अर्थिंग के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास में एक अलग से पैड आता है, और बॉडी पे क्या लगा दिया जाता है, किसी व्यक्ति की बॉडी पे वो पैड लगा दिया जाता है, ज्यादातर पीछे की तरफ लगाया जाता है। ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्थिंग पैड बोलते हैं। एक डिस्पोजेबल पैड आता है कुछ इस प्रकार का, है ना, एक डिस्पोजेबल पैड आता है। आप ऐसे समझिए, मैं आपको चित्र के माध्यम से समझाता हूं, हमारे पास चित्र नहीं है पर आप समझिए। ये कोई व्यक्ति है ना, ये कोई व्यक्ति है। ओके, इसका मुंह और आंखें इस तरफ है। मेरे को ज्यादा चित्र बनाने आते नहीं, कलाकारी आती नहीं है। अगर मान लीजिए हम आगे का प्रोसीजर कर रहे हैं, जैसे अब्डोमिनल का कोई प्रोसीजर कर रहे हैं, तो यूनिपोलर जो है या जो मोनोपोलर जो कोटरी है, उसको हम यहाँ पे इस्तेमाल लेंगे। लेकिन जो पेड़ होता है उसको हम कहाँ लगा देते हैं, यहाँ पे, इसे पीठ पे पीछे की तरफ। पेड़ क्या होता है, एक प्रकार का, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्पोजेबल पेड़ बोलते हैं, या कोटरी पेड़ बोलते हैं, है ना, कोटरी पेड़ या डिस्पोजेबल पेड़, कोटरी या डिस्पोजेबल पेड़। ये डिस्पोजेबल पेड होता है या कोटरी पेड होता है, इसको यहाँ पे लगा दिया जाता है, जिससे कि अर्थ और करंट दोनों मिल गए हैं, क्योंकि ये नेगेटिव का काम करेगा और ये पॉजिटिव का काम खैर कर ही रहा है। तो बॉडी से करंट पास होता है, तो बॉडी से करंट पास होता है, और इसमें हाई वोल्टेज का भी ड्रामा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो, क्योंकि येलो पॉइंट किसका आ रहा है, हाई वोल्टेज के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि बर्न के रिस्क है, बर्न के रिस्क जो है वो बढ़े हुए हैं। साथ में हम कह सकते हैं कि करंट जो है वो पास होता है बॉडी से, करंट पास फ्रॉम बॉडी, पास इन बॉडी। तो करंट जो है वो बॉडी से पास होता है। ये किसकी बात होगी, हमारी यूनिपोलर की। नेक्स्ट चलते हैं, इसे, ये तो मेरा चित्र आ गया। अच्छा, ये देखिए, ये आपके सामने कुछ एसेसरीज बनी हुई है। ओके, एसेसरीज क्या बनी हुई है ना, ये रहा वो पेशेंट प्लेट, ये रही वो पेड, ये पेड जैसे लगाया जाता है ना। ये आपकी बाइपोलर के लिए, बाइपोलर के अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो दो यहाँ पे जो है इस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट बने हुए हैं ना, इस प्रकार से दो पॉइंट आते हैं। ये यूनिपोलर पेंसिल जिसे आप बोलते हैं, मोनोपोलर जिसके अंदर एक ही पेड, एक ही जो है वो बना होता है। ओके, ये क्विक हैंडल वगैरह ये तो खैर एक्स्ट्रा है, ये आपके काम करेंगे। फुट स्विच से आपका जो है वो इस्तेमाल जो है, जैसे कई बार हाथों में नहीं बनी होती तो आप फुट से भी कम ज्यादा वोल्टेज को कर सकते हैं, ब्लू वाला, येलो वाला। लेकिन इसमें जो है थोड़े से चांसेस हाई रहते हैं कि कई बार जो है आप नीचे देख नहीं पाते, दबाना कुछ होता है, दबा को छोड़ देते हैं, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये मोस्टली इतना यूज में नहीं लिया जाता।
ओके, ये एक प्रकार से आप गाड़ी में रेस देने की तरह है, आप एक्सेलरेट करते हैं उस प्रकार से, है ना। करंट को कम हो जाता है, ब्लू दबाएंगे पैर से तो करंट जो है कम हो जाएगा, येलो दबाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा। ओके, अब आप देखेंगे नेक्स्ट आता है, अच्छा ये छोड़ो, बाइपोलर की बात भूल गए हम, है ना। बाइपोलर, बाइपोलर जो होता है, बाइपोलर, बाइपोलर जो होता है, बाइपोलर, बाइपोलर की बात करते हैं तो बाइपोलर जो है वो मेनली अगर आप देखेंगे मशीन में, तो मशीन में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको बाइप कहाँ गया वो यार, ये रहा। मशीन में अगर आप देखेंगे बाइपोलर के पॉइंट को तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, ब्लू है। ब्लू है मतलब कि लेस हम बोल सकते हैं करंट जो है वो यहाँ पे यूज होता है, हाई जो है वोल्टेज यूज नहीं होता। ओके, तो यहाँ पे हाई वोल्टेज यूज नहीं होता तो बर्न के भी इतने चांसेस नहीं रहते, है ना। तो हम बोल सकते हैं बाइपोलर के अंदर लेस चांसेस ऑफ बर्न, लेस चांसेस ऑफ बर्न। दूसरी बात ये भी है कि बॉडी से करंट पास आउट नहीं होता, नेवर पास करंट थ्रू बॉडी, थ्रू बॉडी, कि बॉडी से क्या पास नहीं होता, करंट भी पास हमारा यहां नहीं होता है। इसके अलावा जो है किस में इस्तेमाल किया जाता है, ये मोस्टली बाइपोलर जो है ये कार्डियक प्रोसीजर में इस्तेमाल किया जाता है। कार्डियक प्रोसीजर हो, ओरल प्रोसीजर हो, जेनाइटल का कोई प्रोसीजर हो, थायराइड का कोई प्रोसीजर हो, या हम बोल सकते हैं और कोई सेंसिटिव एरिया हो, ये सारे के सारे मोस्टली क्या है, सेंसिटिव एरिया है, तो उनमें जो है इस्तेमाल किया जाता है, उनके प्रोसीजर में इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और ओनली किसका इस्तेमाल है इसका, इसका हम बोल सकते हैं लो वोल्टेज है तो ये कट नहीं कर पाएगा, लेकिन क्या कर पाएगा, कोग कर पाएगा, कोगुलेशन कर पाएगा, तो कोगुलेशन के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। ये बात होगी आपकी बाइपोलर की। ओके, अब हम बात करते हैं, अच्छा हमारा पेड की बात भी आई थी कि जो डिस्पोजेबल पेड है, डिस्पोजेबल पेड है ना, तो डिस्पोजेबल पेड जो होता है तो ये क्या करता है, रिस्क के बर्न जो है हम बोल सकते हैं चांसेस को कम करता है। और इसके अलावा हम एक और भी बात कह सकते हैं, इसे वहां अप्लाई किया जाता है जहां पे हेयर नहीं होते या हेयर कम होते हैं, अप्लाई एट लेस हेयरी एरिया। और ज्यादातर कहां होता है लेस हेयरी एरिया, बैक ऑफ बॉडी, बैक ऑफ बॉडी। कई लोग जो है अनिल कपूर की तरह होते हैं, जंगल साथ लेकर के चलते हैं, तो उनके अंदर थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, देयर आर मेनी वेज। नेक्स्ट देखिए, ये आपका हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे कुछ इस प्रकार से धमकी देने के लिए बंदूक रखी हुई है कि ये कात्या यहाँ पे मुझे जो है वो सरेंडर कर दो, ये मजदूर का हाथ है। ओके, ये मजदूर का हाथ नहीं है, ये कुछ आपके जो वहां पे जो कोठरी थी, ये कोठरी का ही कुछ हम बोल सकते हैं मॉडर्न रूप है, या एक किसी और कंपनी के द्वारा वह बनाया गया एक मॉडर्न रूप है, आप मॉडर्न रूप कह सकते हैं इसे। हालांकि चीज अलग है लेकिन काम सेम सा ही है, आप ऐसे समझिए कि काम जो है वो सेम सेम ही है। वो तो ये समझिए इंडियन था तो ये अमेरिकन है, काम लगभग क्या है, सेम सेम सा ही है। क्या है, अच्छा इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है हार्मोनिक स्कालपेल। क्या बोलते हैं इसे, हार्मोनिक स्कालपेल, या हार्मोनिक लैप के नाम से भी इसे जो है वो ज्यादातर हम जानते हैं, हार्मोनिक लैप या हार्मोनिक स्कालपेल जो है इसे हम कह देते हैं। और कहने को क्या है, कहने को कुछ भी कह दो बेचारों को। ओके, इसके अंदर क्या है, जो है ये क्यों इस्तेमाल में किया जाता है। अच्छा, इसके साथ में एक जिसका जोड़ीदार और आता है, कहाँ गया वो, अच्छा ये भी आता है एक, ये जो है मोस्टली इस्तेमाल होता है कोगुलेशन के लिए, किसके लिए, कोग के लिए। ये भी क्या है, हार्मोनिक लैप या हार्मोनिक स्कालपेल का ही है। और ये भी जो इस्तेमाल होता है, ये वायर है, इस प्रकार से वायर इस्तेमाल होती है ना। ओके, और ये भी किस में इस्तेमाल होता है, ये मोस्टली कट में इस्तेमाल होता है, मोस्टली किस में इस्तेमाल होता है, किस में, यूज फॉर कट। और वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, ये मोस्टली किसके लिए, कोगुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, और क्योंकि बनाने वाली कंपनी है कि वो भी हार्मोनिक बनाने, हार्मोनिक नहीं उसको बनाया, हार्मोनिक नहीं इसको बनाया, ये हार्मोनिक जो है ये इस हम बोल सकते हैं इसका ब्रांड नेम है। और बनाने वाली जो मेन कंपनी है वो है एथिकॉन, है ना। तो आप जो है इसका पर्टिकुलर हम नाम नहीं कह सकते, जैसे पेन को पेन कह सकते हैं, है ना, तो आप उसे राइटोमीटर नहीं कह सकते क्योंकि राइटोमीटर बनाने वाली कंपनी का ब्रांड नेम है। उसी प्रकार से ये हार्मोनिक लेप या हार्मोनिक जो है स्कालपेल जिसे आप कहते हैं, ये कोटरी का ही एक मॉडर्न टाइप है। ओके, नेक्स्ट आपके सामने एक बोतल टाइप का कुछ आ रहा है, कुछ बोटल्स बनी हुई हैं। क्या है ये बोतल, कौन से सॉस की है, ये तो ग्रीन चिली लग रही है मुझे, और ये कोई पुदीने वुदीने वाला कोई सॉस लग रहा है ना, मोमोज के साथ लगाने वाला कुछ इस प्रकार। क्या इस प्रकार की बोतलें आपने कभी देखी हैं, बिल्कुल देखी होंगी, कहाँ नहीं देखी होंगी, लेब के अंदर देखी होंगी। कहाँ देखी होंगी आपने, लेब के अंदर। अच्छा, ये बोतलें काम क्या आती है, कोई बड़ा काम नहीं आती, ये आती है ब्लड कल्चर के लिए, इन्हें ब्लड कल्चर बोतल कहते हैं, ब्लड कल्चर बोतल। क्या ये ब्लड कल्चर बोतल है। अच्छा, ये दो दो बोटल्स हैं, आपको दिख रही होंगी, ये दोनों बोतल जो है किस में इस्तेमाल होती है, ये दोनों
ये दोनों की बात कर रहा हूं। ये दोनों किस में इस्तेमाल हो, ये तीसरी की बात नहीं कर रहा, पिंक वाले की बात नहीं कर रहा, ये पिंक वाला, इसकी बात नहीं कर रहा, इन दोनों की बात कर रहा हूं, ब्लू और ग्रे की या ब्लू और व्हाइट की, इनकी बात कर रहा हूं। ये किस में इस्तेमाल होता है, तो ये आपके अडल्ट में इस्तेमाल होती है। किस में इस्तेमाल होती है, अडल्ट। और पिंक किसका कलर है, पिंक फेवरेट कलर है बच्चों का, तो ये किस में इस्तेमाल होती है, हम बोल सकते हैं पीडियाट्रिक के अंदर। किस में इस्तेमाल होती है, पीडियाट्रिक के अंदर। अब आप कहोगे अडल्ट है तो अडल्ट में दो क्यों, इसमें एक क्यों नहीं, बड़ा है तो इसका मतलब क्या, आधी बॉडी का ऊपर से अलग बोतल में, आधी बॉडी का नीचे से अलग बोतल में, और बच्चों के लिए एक ही, ये भेदभाव क्यों भाई, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये तो दोनों बोतलें हैं, इनका अलग अलग काम है। जैसे ये एक बोतल है, ये वाली बोतल का काम होता है एरोबिक मीडियम, ये एरोबिक मीडियम जो है वो अप्लाई करता है या सप्लाई करता है एरोबिक मीडियम, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया या माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो एरोबिक फील्ड के अंदर या एरोबिक मीडियम में ही जो है वो ग्रो करते हैं, क्योंकि कल्चर होता है। और कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एनारोबिक में काम करते हैं, तो ये एनारोबिक में काम करने वाली है, या इसका जो मीडियम होता है वो कैसा होता है, एनारोबिक मीडियम होता है। कौन सा मीडियम होता है, एनएरोबिक मीडियम। तो ये दो मीडियम अलग अलग पाए जाते हैं, एक में एरोबिक मीडियम है तो एक में एनारोबिक मीडियम है। ओके, तो ये बात होगी आपकी क्या, अब और इसमें बात करते हैं। अच्छा, तो ये इसको जो है पेड्स प्लस मीडियम बोलते हैं, पेड्स प्लस मीडियम, है ना, इसके मीडियम का नाम होता है पेड्स प्लस मीडियम। ओके, इसका जो सैंपल साइज होता है इसका कम होता है, इसका 1 to 3 ml होता है। और बड़े वालों का मोस्टली आपको पता ही होगा, आप एक सिरिंज पूरा भरते हैं, कितना होता है 8 to 10 ml, है ना, जो सैंपल साइज होता है वो 8 to 10 ml होता है। और इनका कितना होता है सैंपल, इनका होता है 1 to 3 ml, है ना। आपको सैंपल आई थिंक दिख नहीं रहा होगा, तो कोई बात नहीं, मिटा के दोबारा लिख देते हैं, कोई अपने ऐसे मजबूरी नहीं है। इनका जो सैंपल साइज रहता है वो सैंपल साइज क्या रहता है, 8 to 10 ml, आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा। तो ये बात होती है आपकी किसकी, ये कल्चर बॉटल्स की। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके, अच्छा ये लो ट्यूब्स आ गई आपकी, ईडीटीए ट्यूब जिसे आप बोलते हैं, है ना, K2 या ईडीटीए जिसे आप ट्यूब बोलते हैं। सबसे पहले ट्यूब आ रही है आपके, क्या ये ब्लू है, नहीं ये है पर्पल। क्या ये पर्पल, कौन सी ट्यूब है, पर्पल कैप वाली, इसे हम क्या बोलते हैं, पर्पल। या जो है इसे लेवेंडर भी कई लोग जो है बोल देते हैं। साउथ दिल्ली की लावण्या जो है वो इसे लेवेंडर बोलती है, ओह इट्स लेवेंडर नॉट पर्पल, पर्पल इज टू ओल्ड फैशन यू नो, है ना, तो लेवेंडर बोल देते हैं इसे, कोई बात नहीं। इसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट डाला जाता है, क्या डाला जाता है, एंटीकोगुलेंट। जो एंटीकोगुलेंट डाला जाता है उसे हम बोलते हैं ईडीटीए, और इस ट्यूब को भी ईडीटीए ट्यूब कह दिया जाता है या K2 एडीटीए ट्यूब कह दिया जाता है, K2 एडीटीए ट्यूब कह दिया जाता है। ये K2 होती है, ये K5 होती है ईडीटीए ट्यूब, दोनों का काम सेम सा ही होता है। ये पिंक वाली है ना, वो K2 है, ये K5 होता है। ओके, एंटीकोगुलेंट की बात करते हैं तो कौन सा, ईडीटीए। ईडीटीए का पूरा नाम क्या है, अच्छा वो भी कई बार पूछ लिया जाता है, ईडीटीए का पूरा नाम बता दो चलो तो तुम, है ना। कई लोग क्या पीसीएम 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 चलाते रहते हैं, और कई लोग जो पूछ लेते हैं अच्छा चल पीसीएम का पहले तो नाम बता, है ना। तो पीसीएम जैसे इस प्रकार से, तो नाम है इथाइलिन, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसिडिक एसिड, टेट्रा एसिडिक एसिड। तो ये जो है ईडीटीए का पूरा नाम होता है। अच्छा, यूज में क्या आती है, तो लेवेंडर वाली का यूज क्या है, तो यूज का पूछ लिया जाए तो हम बोल सकते हैं सैंपल किस किस का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो HbA1c के लिए सैंपल भेज सकते हैं, CBC के लिए यूज कर सकते हैं, ESR के लिए यूज कर सकते हैं, मलेरिया के लिए यूज कर सकते हैं, ओके, PTS के लिए जो है इसे यूज कर सकते हैं। तो इन कामों के लिए जो है हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है पर्पल वाली। फिर हम बात करते हैं किसकी, पिंक की। नेक्स्ट आती है आपकी पिंक, है ना। पिंक की बात करते हैं तो चलो पिंक ही कलर ले लेते हैं इसके लिए। पिंक कलर की बात करते हैं तो पिंक में भी क्या होता है, ईडीटीए का ही इस्तेमाल होता है। ओके, ईडीटीए का यूज की बात करते हैं तो इसका यूज जो है वो कुंभ टेस्ट के लिए किया जाता है, कुंभ टेस्ट, है ना। कुंभ टेस्ट के लिए जिसे हम क्या बोल सकते हैं, हिमोलाइटिक टेस्ट बोल सकते हैं, है ना। हिमोलाइटिक अगर रिएक्शन आपको जो सैंपल जो है भेजना है, तो हिमोलाइटिक एनीमिया अगर हम बोले तो उसका अगर हम सैंपल देना हो तो इसमें देते हैं। या क्रॉस मैचिंग के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्रॉस मैचिंग, तो क्रॉस मैचिंग में भी जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कौन सी है, पिंक वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, आपके पास में कलर आता है येलो, येलो कलर। येलो कलर की बात करते हैं, येलो कलर की बात करते हैं तो ये प्लेन वाइल होती है, बिल्कुल प्लेन, कोई किसी प्रकार का जो है इसके अंदर क्या नहीं डाला जाता, इसमें किसी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं डाला जाता, या हम बोल सकते हैं किसी प्रकार का जो हम बोल सकते हैं एंटीकोगुलेंट नहीं डाला जाता, तो इसे प्लेन वाइल कहते हैं। यूज क्या होता है,
तो यूज होता है अगर आपने RFT करवानी हो, LFT करवानी हो, अगर आपने TFT करवानी हो, यानी कि थायराइड, TFT यानी कि थायराइड, थायराइड अगर आपने करवानी हो। इसके अलावा अगर हम बोल सकते हैं आपको ट्रोपोनिन चेक करवाना हो, ट्रोपोनिन, HbA1c अगर आपको करवाना हो, HIV, HBC या ट्यूमर मार्कर आपको करवाना हो, है ना, वायरल मार्कर जिसे आप कहते हैं, HbA और HIV और HBC का वायरल मार्कर होता है ना, ट्यूमर मार्कर करवाना हो आपने, ट्रोपोनिन करवाना, तो ये सब किससे करें, येलो से। फिर आपके सामने आ रही है ब्लू, ब्लू, आज ब्लू है, पानी पानी, पानी पानी नहीं, आज तो खून है ब्लू ब्लू। ओके, क्या है, ब्लू। ब्लू के अंदर अगर हम बात करें तो एंटीको जो कोगुलेंट डाला जाता है वो डाला जाता है सोडियम सिट्रेट। कौन सा डाला जाता है, सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट। उनमें तो क्या था, EDTA, इसमें क्या है, सोडियम सिट्रेट डाला जाता है। ओके, या हम बोल सकते हैं क्या डाल दिया जाता है, एंड पोटेशियम ऑक्साइड, ऑक्सीलेट है ना, पोटेशियम, पोटेशियम ऑक्सीलेट, पोटेशियम ऑक्सीलेट भी जो है इसमें डाला जा सकता है। ऑक्सीलेट है ये, TE है ना, तो ऑक्सीलेट भी डाला इसमें जा सकता है। ओके, इसमें एंटीकोगुलेंट होता है ये। सैंपल की बात करें तो मोस्टली जो है इसका सैंपल किस किस में हम बोल सकते हैं, ओके, ब्लू में नहीं होता, माय मिस्टेक, इसमें जो एंटीकोगुलेंट होता है वो होता है सोडियम सिट्रेट। वो क्या होता है, सोडियम सिट्रेट। ओके, अगर हम यूज की बात करें ब्लू के, तो यूज में PT के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इसके अलावा INR के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, APTT के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। PT और ATT आप जानते होंगे, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, है ना। ओके, PTT और APTT वगैरह आप जानते ही होंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा अगर आपने D डाइमर चेक करना हो और आपने अगर फिब्रिनोजेन चेक करना हो, तो इसके लिए जो है हम बोल सकते हैं, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो ये कोगुलेंट्स हैं, सबके सब क्या हैं, कोगुलेंट्स हैं। तो कोगुलेंट वगैरह अगर आपने चेक करना हो, कोगुलेशन वगैरह अगर चेक करना हो ब्लड का, ये कोगुलेंट, या हम बोल सकते हैं जो आपके फैक्टर्स होते हैं, कोगुलेंट फैक्टर्स होते हैं, अगर वो आपको चेक करने हैं, है ना, तो ये सब जो है इसमें हम देखते हैं ब्लू के अंदर। नेक्स्ट आती है आपकी ग्रे। नेक्स्ट कौन सी है, ग्रे, ग्रे, 50 शेड्स ऑफ ग्रे 50 शेड्स ऑफ ग्रे नहीं है, ये एक ही शेड है खून का। ओके, इसमें अगर एंटीकोगुलेंट की बात करें तो इसमें भी सोडियम सिट्रेट और सोडियम सिट्रेट और क्या डाला जा सकता है, एंड हम बोल सकते हैं पोटेशियम ऑक्सीलेट आपको मिलता है, पोटेशियम ऑक्सीलेट आपको जो है वो मिलता है। सैंपल की बात करें तो मोस्टली ग्लूकोज का आपको जो है चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ग्लूकोज लेवल, ग्लूकोज लेवल के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, सॉरी ग्रे। फिर आती है ग्रीन। ग्रीन, ग्रीन का अगर हम बात करें तो ग्रीन जो है हिपेरिन ट्यूब के नाम से भी जानते हैं इसे। इसके अंदर क्या होता है, हिपेरिन डाला जाता है, हिपेरिन ट्यूब भी इसे कहते हैं। हिपेरिन के अलावा अगर हम बात करें एंटीकोगुलेंट क्या बोलते हैं इसे, हिपेरिन, या इसका नाम भी क्या होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज हिपेरिन ट्यूब। तो इस ट्यूब का नाम क्या है, हिपेरिन ट्यूब, हिपेरिन ट्यूब। इसके अंदर हिपेरिन होता है। एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है, हिपेरिन। तो अगर हम बात करते हैं तो यूज किस में किया जाएगा, तो यूज बोन मेरो में जो है, सैंपल जो इसका कौन सा होगा, बोन मेरो का, तो बोन मेरो का सैंपल इसमें डाला जाता है। ओके, तो एंटीकोगुलेंट कौन सा होता है, हिपेरिन। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट का, नेक्स्ट आती है आपकी रेड। कलर कौन सा है, रेड। रेड कलर की बात करते हैं तो कोगुलेंट क्या होगा इसके अंदर, कोगुलेंट क्या होगा, तो कोगुलेंट की बात करते हैं तो प्लेन होगा, नो कोगुलेंट, नो कोगुलेंट। इसके अंदर कोई कोगुलेंट जो है वो नहीं पाया जाता। बस आप इतना याद रखें, इतना आपके लिए काफी है। ओके, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे मान लीजिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग blood vial is used to send PT and INR। ऑप्शन ए है लेवेंडर टॉप, ऑप्शन बी है येलो टॉप, ऑप्शन सी है ब्लू टॉप, ऑप्शन डी है ग्रीन टॉप। अब आप पे है, आप बताइए कि इनमें से कौन सा होता है, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप नीचे कमेंट में लिखेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये क्या बला आ गई, ये आया है आपका वुंड का ड्रेनेज। ये क्या है आपके, वुंड का ड्रेनेज। इसे वुंड ड्रेनेज भी बोलते हैं, कि वुंड ड्रेनेज जो है वो कैसा है आपका, उससे हम पता लगाते हैं।
वुंड ड्रेनेज का कि गोद जो है वो कितना और कैसा किस कलर का जो है ड्रेनेज हो रहा है, तो हम उसका जो है वो क्लासिफाइड करते हैं यहाँ पे कि एक जो है किस प्रकार का वुंड का ड्रेनेज यहाँ पे निकल रहा है, जिसे आप एक्जुडेट भी कह देते हैं कई बार, है ना, वुंड ड्रेनेज या वुंड एक्जुडेट जिसे आप कह देते हैं, एक्जुडेट ड्रेनिंग भी जिसे आप कह देते हैं। और आपको पता कैसे चलेगा? बाय कलर ऑफ द डिस्चार्ज। जो डिस्चार्ज आ रहा है, जो ड्रेन आ रहा है उसके कलर को देख करके आप बताते हैं कि ये कलर किसका है और कहां से आया है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, अगर क्लियर है और वोटरी जैसा है, क्लियर है और वोटरी जैसा है, तो इसे हम बोलते हैं सीरस। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये मोस्टली जितनी भी इन्फ्लामेटरी प्रोसेस चलती है किसमें, किसी भी वुंड के अंदर, तब ये मोस्टली ड्रेन होता ही होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉर्मल, इट इज नॉर्मल। ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा नॉर्मल है कौन सा अबनॉर्मल है, तो ये नॉर्मल होता है, टिपिकली सीन इन इनिशियल स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग। तो ये वुंड हीलिंग का एक हिस्सा है जिसमें कि नॉन नॉर्मल इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स चल रही है, तो इसका एक ये जो है फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, तो इसके घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं किसमें, सीरोसिंग्विनस। सीरोसिंग्विनस में क्या देखने को मिलता है, तो सीरस भी आता है, सिंग्विनस भी आता है। तो क्या आता है, ये पेल पिंक कलर का होता है और स्लाइटली ब्लड टिंग्ड होता है। स्लाइटली कैसा होता है, ब्लड टिंग्ड, यानी कि फ्लूडी होगा, फ्लूइड जैसा होगा, लेकिन उसमें क्या आएंगे, ब्लड के से छोटे 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 धब्बे आपको देखने को मिलेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी नॉर्मल है, ये भी आपकी वुंड हीलिंग का प्रोसेस का हिस्सा है। तो वुंड हीलिंग की जो प्रोसेस होती है इंटरमीडिएट, उसके अंदर जो है ये एक्जुडेट निकलता है, तो इसमें भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये पेल पिंक कलर का हो सकता है, पेल पिंक नहीं है, पेल और पिंक है, ये पेल का भी हो सकता है, पिंक भी आपको देखने को मिल सकता है, पेल और पिंकिश जो आपको देखने को मिल सकता है। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं सिंग्विनस, सिंग्विनस की बात करते हैं, है ना, तो सिंग्विनस की बात करते हैं, रेडिस होता है, ब्लड टिंग्ड है। अब आपको थोड़ा सा घबराना है, इतनी देर आपको घबराना नहीं था, अब आपको थोड़ा सा घबराना है, मतलब अब कहीं ना कहीं ब्लड लीक हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं इट में सजेस्ट एक्टिव ब्लीडिंग। इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक्टिव या रिसेंट ब्लीडिंग बोल सकते हैं। एक्टिव नहीं बोल सकते तो रिसेंट ब्लीडिंग कह सकते हैं, कि अभी अभी ताजा ही कोई ब्लीडिंग हुई है। ओके, उससे हम बोल सकते हैं कि जिसकी वजह से हाई कंसंट्रेशन आई है क्या, आरबीसीज की, तो ये नॉर्मल नहीं है, ये घटना जो कहलाएगी, ये घटना जो होगी वो कैसी होगी, ये अब नॉर्मल होगी। ये घटना कैसी होगी, तो ये है अब नॉर्मल घटना। कौन सी, सेंग्विनस। तो सेंग्विनस अब नॉर्मल है क्योंकि ब्लड आने लग गया है। अगर आ रहा है थिक कलर का, ओपेक एंड ऑफन येलो और ग्रीनिश कलर का हो सकता है, हम बोल सकते हैं या तो ग्रीन कलर का या येलोइश हो सकता है, थिक ओपेक हो सकता है, ऐसे भरा भरा सा, है ना। तो अगर आपको ऐसे दिखने को मिल रहा है पेल कलर से, आपको वैसे ही समझ जाना है कि है क्या, पस फॉर्मिंग चीजें हैं इसके अंदर। क्या है, पस। पस किससे फैलता है, कि कोई इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि इन्फेक्शन हो चुका है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, बैक्टीरिया है, सेलुलर डेब्रिस बाहर आ रही है, मतलब कि ये भी क्या है, नॉर्मल तो नहीं है, मतलब क्या हो चुका है, अब नॉर्मल है, क्या हो चुका है, पर्सन में इन्फेक्शन फैल चुका है। आप जल्दी से जल्दी क्या करो, इसका इलाज करो, चेकिंग करो। तो ये आती है आपकी वुंड ड्रेनेज। और वुंड ड्रेनेज के बाद जो है हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आपका नहीं है या है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट बिल्कुल है हमारे पास में, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट। आप सभी जानते होंगे इसके बारे में, नहीं जानते कोई बात नहीं, इसमें 3 चीजें आती है सर्जिकल सेफ्टी लिस्ट में। सर्जिकल सेफ्टी लिस्ट, सर्जिकल सेफ्टी लिस्ट, पेशेंट को ओटी में ले जाने से पहले से लेकर के या ओटी में ले जाने से लेकर के एनेस्थीसिया वगैरह हम देते हैं, मेडिसिन प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स वगैरह देते हैं, और सर्जरी करने के बाद बाहर लाने तक का जो चेकलिस्ट होती है, किसको लेके जा रहे हैं, क्या प्रोसीजर होगा, कितना ब्लड लॉस होगा, कौन कौन साथ में जाएगा, है ना, ये सब जो चेक करते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट बोलते हैं। इसके अंदर 3 पॉइंट बनते हैं या 3 क्लासिफिकेशंस बनते हैं। क्या क्या होता है इसमें, एक तो होता है साइन इन, एक तो क्या होता है साइन इन, फिर होता है टाइम आउट, फिर क्या होता है टाइम आउट, और थर्ड जो होता है वो क्या होता है, साइन आउट। अब आप यहां पे देखेंगे इसके अंदर टाइम इन नहीं होता, देयर इज नो टाइम इन। नॉरसेट 2000, नॉरसेट नहीं सॉरी, एम्स 2018, उसने ये पूछा था कि इन चारों में से कौन सा जो है वो नहीं पाया जाता, तो टाइम इन जो है वो नहीं होता। देयर इज नो टाइम इन, देयर इज नो टाइम इन सर्जिकल चेकलिस्ट। सर्जिकल चेकलिस्ट में ये पॉइंट होता ही नहीं है। कौन नहीं होता, तो टाइम इन नहीं होता। ओके, तो यहां पे क्या क्या चीजें होती है, तो सबसे पहली आती है इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया से पहले की बात, प्री एनेस्थेटिक हम क्या करते हैं, इसे बोलते हैं हमारा साइन इन, इसे हम क्या बोलते हैं, साइन इन बोलते हैं। इसमें हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं, तो इसमें हम दो चीजें चेक करते हैं कि क्या पेशेंट जो है उसकी आइडेंटिटी
उसका जो प्रोसीजर है कहाँ पे होना है, साइट वगैरह क्या हमने चेक कर ली है, तो बिल्कुल हमने पेशेंट को भी बता दिया है और पेशेंट को जो है पता भी है और हमने भी चेक कर ली है। पेशेंट से क्या आपने कंसेंट भी इकट्ठा कर लिया, आपको चेक करना तो ये इसी के अंदर चेक होता है। इसके अलावा क्या साइट को आपने मार्क कर दिया कि कहाँ पे जो है वो हम बोल सकते हैं किया जाएगा प्रोसीजर। क्या एनेस्थीसिया मशीन वगैरह जो मेडिकेशन है जो दी जानी चाहिए क्या वो चेक हो चुकी है। क्या जो है पल्स ऑक्सीमीटर वगैरह जो है पेशेंट के पास में जो लगाया जाएगा क्या वो बिल्कुल ही रेडी है या हम बोल सकते हैं फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके अलावा क्या पेशेंट जो है किसी प्रकार को एलर्जी तो नहीं है पेशेंट को, क्या पेशेंट को किसी भी प्रकार से एयरवे में एस्पिरेशन में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। क्या जो है हम बोल सकते हैं कि ब्लड लॉस होने का रिस्क कितना है, क्या 500 ml से कम ब्लड लॉस होगा या 500 ml से ज्यादा भी ब्लड लॉस हो सकता है। अगर हम बात करें 500 ml से ज्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो ये थोड़ी सीवियर घटना है। अगर हम बात करते हैं बच्चों की तो 7 ml पर केजी से ज्यादा अगर हो रहा है तब हम बात करते हैं कि थोड़ी सी सीवियर घटना हो सकती है। तो ये भी आपको चेक करना है। फिर सेकंड आता है टाइम आउट। सेकंड कौन सा आता है, टाइम आउट। मैंने जैसे कहा टाइम इन नहीं होता, डायरेक्ट क्या होता है टाइम आउट। ये हम क्या करते हैं, एनेस्थेसिया दे दिया गया है, अब स्किन इंसिजन सॉरी एनेस्थेसिया दिया जा रहा है और स्किन इंसिजन लगाया नहीं गया अभी तक, लगाया जाएगा। तो स्किन इंसिजन लगाया गया है तो हमें पता करना है। अच्छा स्टाफ की बात मैं आपको बताना भूल गया, तो साइन इन के अंदर जो स्टाफ रहता है, साइन इन के अंदर जो स्टाफ रहता है वो रहता है नर्स और एनेस्थेटिक या एनेस्थीसिया एनेस्थेसिस्ट जो होता है, एनेस्थेसिस्ट जो होता है ना, तो या एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जिसे आप कहते हैं, वो दोनों रहते हैं। क्या डॉक्टर रहेगा, नहीं, इसमें डॉक्टर का कोई रोल नहीं है, यहाँ पे सिर्फ इन्हीं दोनों का रोल है, यहाँ पे डॉक्टर का रोल नहीं है। तो डॉक्टर का रोल कहाँ आएगा, डॉक्टर का रोल आएगा भाई साहब यहाँ, कौन सा, सर्जिकल डॉक्टर या जो सर्जरी करने वाला सर्जन जिसे आप कहते हैं। सर्जन के साथ में नर्स भी रहेगी और साथ में हमारा कौन रहेगा, हमारा जो है एनेस्थीसिया देने वाला भी। तो ये तीनों यहाँ पे होंगे टीम का हिस्सा, किसके अंदर, टाइम आउट के अंदर। तो क्या हम बोल सकते हैं, ओके हम बोल सकते हैं क्या जो है सारे टीम मेंबर जो है वो उन्होंने एक दूसरे को पहचान लिया है, एक दूसरे को बता दिया है कि आज तुम्हारा रोल क्या रहेगा। क्या पेशेंट का नाम, प्रोसीजर, इंसिजन वगैरह का जो है चेकिंग किया जा चुका है कि इंसिजन कहाँ पे दिया जाएगा। क्या एंटीबायोटिक जो प्रोफाइलेक्टिक दी जाएगी क्या उसके बारे में पता है कि आपको कौन सी दी गई है, 60 मिनट के अंदर अंदर कौन कौन सी दे दी गई है, क्या अभी तक नहीं दी गई है। ओके इसके अलावा सर्जन को क्या चीजें पता होनी चाहिए, एनेस्थीसिया को क्या चीजें पता होनी चाहिए, ओके नर्सिंग टीम को क्या पता होनी चाहिए। आप नर्सिंग टीम का हिस्सा है तो आपको क्या चीज पता होनी चाहिए कि वहां पे जितनी भी चीजें हैं क्या वहां पे स्टरलाइजेशन में है या नहीं है, जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे स्टरल हैं या नहीं है। इसके अलावा क्या किसी प्रकार की कोई इक्विपमेंट से रिलेटेड कोई किसी प्रकार का कंसर्न है या नहीं है। ओके इसके अलावा इमेजिंग डिस्प्ले हो रही है कि नहीं हो रही, कि हमें प्रोसीजर करना किस चीज का है या कैसे जो है इमेजिंग लगाई जा रही है कि नहीं लगाई जा रही है। ओके इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे थर्ड आता है कौन सा, हमारा साइन आउट। साइन आउट में एक चीज जरूरी है, नर्स और एनेस्थीसिस्ट तो है ही है, डॉक्टर का प्रेजेंट होना भी जरूरी है, सर्जन का प्रेजेंट होना भी जरूरी है। यहाँ पर भी तीनों स्टाफ रहेंगे, सर्जन रहेगा, एनेस्थीसिया वाला रहेगा और हमारा स्टाफ रहेगा, नर्स रहेगी। इन तीनों का क्यों जरूरी है, क्योंकि तीनों की आंखों के सामने जो है प्रोसीजर के अंदर इस्तेमाल हुई आर्टिकल्स को गिना जाना चाहिए कि हाँ ये जो चीजें हैं वो कंफर्म है, हमारे पास में अवेलेबल है। देखिए जरा नर्स जो है वो नर्स क्या करेगी, नर्स पहले तो प्रोसीजर का नाम जो है वो पता होना चाहिए। इसके अलावा कंप्लीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, स्पॉन्ज एंड नीडल काउंट जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। फिर स्पेसिमेन लेबलिंग होनी चाहिए, कौन कौन सा स्पेसिमेन जो है वो लाउडली पेशेंट के नाम के साथ में कि पेशेंट का नाम ये जो है स्पेसिमेन भेजा जा रहा है। ओके इसके अलावा किसी प्रकार की कोई इक्विपमेंट वगैरह की जरूरत तो नहीं है। सर्जन जो है या एनेस्थीसिया या नर्स के लिए क्या है, तो किसी प्रकार का कोई ड्यूरिंग रिकवरी के दौरान या मैनेजमेंट के दौरान कोई कंसर्न तो नहीं आ रहा, बार बार आपको चेक भी करना है। ये होती है सर्जिकल चेकलिस्ट जो है, सेफ्टी चेकलिस्ट। इसके अंदर दो ही क्वेश्चन आते हैं, पहला तो ये साइन इन, टाइम आउट और साइन आउट, क्या ये तीन ही चीजें होती है, बिल्कुल टाइम इन नहीं होता। स्टाफ पूछ लिया जाता है तो साइन इन में दो ही स्टाफ होते हैं, नर्स और एनेस्थीसिया वाला, ओके, और बाकी दोनों में तीनों स्टाफ होते हैं, सर्जन भी जो है इसमें इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये बात होगी आपकी किसकी, हमारे यहाँ पे सर्जिकल चेकलिस्ट की, कंप्लीट है। ओके तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा, और तो आप इस चीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी आने वाली सभी वीडियोस के लिए आप जो है वो रेडी रहें। आपको बहुत ही धमाकेदार चीज़ें मिलने वाली है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो हमने चलना शुरू किया है, दौड़ना हमारा अभी जो है वो बाकी है, अभी तो हमने उड़ान भरी है, पूरा आसमां अभी बाकी है। तो आप जो है बने रहिए, आपको अभी तो आप ये समझिए कि तो ट्रायल बॉल खेली जा रही है, मेन ओवर T20 वनडे जो है वो बहुत आगे पड़े हुए हैं,
आपको बहुत मजा आने वाला है। अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी तो हम वार्म अप होने की कोशिश कर रहे हैं और आपको वार्म अप कर रहे हैं। तो ये छोटी मोटी चीजें पढ़ा रहे हैं। अभी तो आगे जो है बहुत आपको इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी, जो आज तक शायद ही आपने कहीं डिटेल में पढ़ी हो या डिटेल में आपको कहीं मिली हो। ओके, तो इसी के साथ में कुछ पॉइंट जो है आपके खत्म हुए, और मिलते हैं पार्ट फोर्थ के अंदर। ये पार्ट 3 था, तो पार्ट फोर्थ में मिलते हैं, थोड़ा सा बाकी रहा है, पार्ट फोर्थ में आपको पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जल्द ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। किसी प्रकार का अगर आपको कोई कंसर्न है तो आप जो है कमेंट में हमें कमेंट करके बता सकते हैं, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके, तो थैंक यू।